Hello everybody. Today we have to discuss about communication of offer and acceptance. Section 4 and revocation of offer and acceptance. Section 5 mode of communication of acceptance. इसका सेक्शन है सेक्शन 3। आपको किस मोड में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस करनी चाहिए? विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑफरर। मोड एक्सेप्टेंस in the mode which is prescribed by offerer। ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ा कि अगर कोई मोड प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑफरर है, सपोज मैंने आपको लेटर लिखा, विल यू परचेज माय कार फॉर ₹2 लाख, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय इट प्लीज रिप्लाई विद इन वीक बाय ईमेल। मैंने कहा कि प्लीज रिप्लाई विद इन वीक बाय ईमेल, तो ईमेल से रिप्लाई देना। आप मुझे लेटर लिखो तो वो एक्सेप्टेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है। यू मस्ट मेल टू मी, तो आपको मेल करनी होगी, फॉरवर्ड योर मेल टू मी। तो आपको मोड प्रेस्क्राइब्ड है। अगर मोड नहीं प्रेस्क्राइब्ड के हाउ टू रिप्लाई, कि ऑफर का रिप्लाई कैसे देना है, तो भाई इसका सिंपल सा तरीका है, या तो फेस टू फेस सबसे अच्छा तरीका है कि फेस टू फेस मिल के हाँ बोल दें, या फिर टेलीफोनिकली मोड सबसे अच्छा मोड होता है। लेकिन फिर भी मैं फिर कहूंगा, अगर ऑफरर ने कहा कि प्लीज रिप्लाई बाय पोस्ट विद इन 2 days 3 days 5 days, तो रिप्लाई बाय पोस्ट, तो आपको बाय पोस्ट, चाहे पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू पोस्ट करो या कुरियर के थ्रू, तो जो बात कही गई है उसी मोड में एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, वरना आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। नहीं माना जाएगा कि यू हैव कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये तो सेक्शन 3 बात करता है। सेक्शन 4 बात करता है ऑफर की कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब ऑफर सामने वाले तक पहुंचाना। लास्ट क्लास 3rd में पार्ट 3 को अच्छे से पढ़ो तो देखो आप उसमें ये लिखा था कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड टू वैलिडेट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर आपने लेटर लिखा, लिख के पॉकेट में ही रख लिया, दूसरे को पोस्ट नहीं करोगे, तो आपका ऑफर पोस्ट ही नहीं हुआ, मींस कम्युनिकेट टू ऑफर ही हुआ ही नहीं, तो हाउ कैन ही एक्सेप्ट इट? वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? ऐसी एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर लिखा, ड्रॉर में रख के भूल गया, उन्होंने पोस्ट ही नहीं किया ऑफरर को, तो ऑफरर को पोस्ट ना किया, ऑफर को कम्युनिकेट नहीं किया, तो अपना अग्रीमेंट होगा ही नहीं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दैट इज प्रॉमिस विद कंसीडरेशन है, तो दैट इज अग्रीमेंट। तो अपन ने पढ़ा था 2E के अंदर अग्रीमेंट में 2H कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस यानी प्रॉमिस विद कंसीडरेशन होगा, तो दैट इज अग्रीमेंट, और सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट होंगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये बहुत जरूरी है, पर इसकी कम्युनिकेशन तो हो। अब एक बात आती है कि अगर हम टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, अगर हमारा ऑफर ए बी को क्या कर रहा है, ऑफर ऑन ऑफर फेस टू फेस ऑफर कर रहा है, और फिर ये एक्सेप्टेंस भी क्या है, ऑन द स्पॉट उसी वक्त दे देता है, तो कम्युनिकेशन में गैप है ही कहां? मान लो या फोन किया आपने अपने फ्रेंड को कि कोई आपका दोस्त है, विल यू बाय माय कार फॉर ₹5 लाख, आगे से फ्रेंड बोलते यस आई विल बाय इट, तो 1 सेकेंड के अंदर क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई और कम्युनिकेट भी होगी, दूसरे के कानों तक पहुंच गई। ऑफरर ने फोन किया था तो उसका ऑफर कम्युनिकेट हो गया, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम फेस टू फेस या टेलीफोनिकली मोड में नहीं, ये प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन की कब, जब आप ऑफर कैसे करते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस
बाय पोस्ट, या तो आप कुरियर कर रहे हैं या पोस्ट से भेज रहे हैं या ईमेल से भेज रहे हैं। टेलीग्राम तो आजकल बंद कर दिए गए हैं, टेलीग्राम ये बंद हो चुका है, लेकिन चलो ईमेल पोस्ट कुरियर से करते हो या किसी के हाथ आप पकड़ा देते हो कि उसको जाके लेटर पकड़ा देना, तो उसमें एक गैप रहता है। ऑफर कम्युनिकेट होना मीन्स दूसरे तक पहुंचना, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना मतलब एक्सेप्टेंस ऑफर तक पहुंचना। मैं राम को लेटर लिख रहा हूं, राम क्या आप मेरी कार खरीदोगे 5 लाख में, तो मैंने लेटर पोस्ट किया। जब मेरा ये ऑफर राम तक पहुंचेगा तो इट मींस ऑफर इज कम्युनिकेटेड, राम तक लेटर पहुंच गया। अब राम हाँ लिख के यस आई विल बाय योर कार फॉर ₹5 लाख, वो एक यस लिख के लेटर डालता है, दैट इज एक्सेप्टेंस लेटर। वो मुझे मिलेगा, ऑफरर को मिलेगा, तो देन ओनली एक्सेप्टेंस विल बी कम्युनिकेटेड कंप्लीटेड, तो हमारे बीच अग्रीमेंट तभी होगा। तो बाय चांस रास्ते में ही लेटर गुम जाए तो एक्सेप्टेंस लेटर, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई तो अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, समझो। तो बहुत जरूरी चीज है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की क्या होना, कम्युनिकेशन। सेक्शन 4 इसकी बात करता है, 3 तो बात करता था किस तरीके से लेटर से मेल से कैसे करना चाहिए। आज के टाइम में एक वैसे जोक भी आता है कि आजकल मेल नेट व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो एक दो कम पढ़े लिखे बंदे हैं वो बात कर रहे हैं कि यार हम तो शहर में रहते हैं, शहर में तो आजकल क्या है सारे काम मेल से होते हैं। कहता है हमारे यहाँ तो शादियाँ भी ईमेल से होने लग गई। सामने वाला भोला होता है बेचारा, वो कहता अच्छा तुम्हारे ईमेल से होती होंगी, हमारे यहाँ तो आज भी शादियाँ फीमेल से होती हैं। तो बाई चांस मजाक की बात है कि ईमेल्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, व्हाट्सएप और ये, तो ठीक है फ़ोन बहुत फास्ट मोड है कम्युनिकेशन का। बाकी मेल हो सकता है कि भाई फेलियर आ जाए, कम्युनिकेट ना हो पाए, तो लेटर जो पोस्ट किया वो ना डिलीवर हो, गुम हो जाए, कहीं लॉस्ट हो, तो ये इस तरह के फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सेप्टेंस एंड ऑफर में। फिर सेक्शन 5 बात करेगा रिवोकेशन की। रिवोकेशन का मतलब क्या है, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन या कह दो रिजेक्शन। आप बैकआउट करना चाहते हो, आप अपना ऑफर, मैंने किसी को ऑफर कर दिया कि किसी फ्रेंड को कि विल यू बाय माय बाइक फॉर ₹40,000, मैंने उसको ऑफर किया, लेकिन जब मैंने ऑफर कर दिया इसी बीच कुछ टाइम बाद ही अगले ही दिन मुझे किसी ने बताया कि बाइक तो तेरी 45 में बिक जाएगी। मैं तो 40 का ऑफर कर चुका हूं, वो मुझे कह रहा है 45 में बिक जाएगी। तो नाउ आई वांट टू रिवोक माय ऑफर। मैं सोच रहा हूं कि दोस्त को जो मैंने ऑफर किया है वो कैंसिल कर दूं, बैकआउट कर लूं, ये बाइक मैं किसी और को बेच दूंगा। तो उसके रूल क्या है, क्या आप बैकआउट कर सकते हैं, क्या आप अपना ऑफर रिवोक यानी कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे बाइक नहीं देनी, दोस्त को ये कह सकते हैं। कह सकते हैं, कब तक कह सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो दोस्त ने लेटर डाल दिया एक्सेप्टेंस का, 10th को डाल दिया यस आई विल बाय योर बाइक फॉर ₹40,000, उसने लेटर डाल दिया यस आई विल परचेज योर बाइक फॉर ₹40,000। अब उस दोस्त को किसी ने कहा कि यार तू कहाँ बाइक ले रहा है यार 40,000 की, आजकल तो नई बाइक 20% सस्ती हो गई है, बहुत रेट डाउन हो गए, तुझे नई मिल जाएगी 45-46 में, क्यों ले रहा है पुरानी 40 में। अब दोस्त का मन बनता है कि बाइक मैं नहीं ले लूं, सुमित की बाइक क्यों लूं 40 में। अब वो बैकआउट करना चाहता है, वो अपनी एक्सेप्टेंस क्या करना चाहता है, कैंसिल। तो क्या वो रिवोक कर सकता है, कब तक कर सकता है, ये सारे रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 5 बताएगा रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ऊपर सेक्शन 4 बताएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसके 3 वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख चुके हो, 3 क्लासेस अटेंड कर चुके हो, उन्हें बार बार देखो, नोट्स के साथ बार बार पढ़ो। अच्छे केसेस थे, उसके अंदर आपने पढ़ा मिसेस कार्लिस वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड का केस था, गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला का बड़ा फेमस केस था, और इसके अंदर
बाल्फर वर्सेस बाल्फर, हस्बैंड वाइफ का सोशल एग्रीमेंट वाला काफ़ी अच्छा केस था। हार्वी कंपनी का था कि बंदे ने किसी को लेटर लिख के पूछा था, विल यू सेल योर बॉल पेन, आप बेचना चाहते हो, और व्हाट विल बी द लोएस्ट प्राइस। तो सामने वाले ने हार्वी कंपनी के केस में लॉस प्राइस बताया था, बेचने ना बेचने का कुछ नहीं बोला था। तो ये लॉस प्राइस बताना जरूरी नहीं कि वो एक्सेप्टेंस कर रहा है बेचने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि उसने ये तो नहीं कहा बेचना चाहता हूं, उसने तो लॉस प्राइस बताया, ये तो नहीं कहा भी मैंने बेचना है, पहले क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया। तो हार्वी कंपनी के केस में उसे क्या है, उसे अग्रीमेंट नहीं माना गया था, समझो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। एक ब्रॉकहार्स्ट का और जॉन का बड़ा फेमस केस था कि जिसको ऑफर किया है ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट, और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो अच्छे केस थे, उनको पढ़ो। देन आफ्टर ये लास्ट टॉपिक को करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हमारा बिजनेस लॉ का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि व्हाट्स द मीन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, टाइप ऑफ ऑफर, ऑफर के रिगार्डिंग रूल्स, एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग रूल्स, ऑफर के टाइप, सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट टू वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, कैपेबल पार्टीज, ये सारे टॉपिक लास्ट वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। आप उन्हें अच्छे से करें। और लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं कम्युनिकेशन और इवैक्यूएशन को एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज के ने पी को ऑफर ऑफ कार ₹4 इसने ऑफर लेटर लिखा, ऑफर लेटर पोस्टेड ऑन 1 मई। मान लो 1 मई को इन्होंने लेटर लिखा कि पी विल यू बाय माय कार फॉर ₹4 लाख। मान लो ये ऑफर लेटर रीच टू पी को मिला ये 7 जनवरी को, 7 मई को। आपने कब लिखा था लेटर? आपने 1 मई को लिखा, इनको कब मिला? 7 मई को। ओके, फिर ये बंदा सोचता है कि लूं कि ना लूं, सलाह करता है। तो पी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्टेड। तो एक्सेप्टेंस लेटर कब पोस्ट किया? एक्सेप्टेंस लेटर पोस्टेड ऑन 10th में। इसने लिखा हाँ आई विल बाय योर कार फॉर ₹4 लाख। पी ने एक्सेप्टेंस लेटर कब पोस्ट कर दिया? 10th को। इसको कब मिला? एक्सेप्टेंस लेटर रीच्ड टू के एंड ही इमीडिएटली रेड इट। उसने इसे पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया। इसको ये लेटर पहुंचा मान लो 13 मई में, 13 मई में मिल गया। ओके, तो आप देखो, आपने लेटर लिखा 1 मई को, उसको मिला 7 मई को। उसने सोच समझ के प्लान करके 10th को एक्सेप्टेंस लिखा कि हाँ आई विल बाय योर कार फॉर ₹4 लाख। इसको कब तक मिला? मान लो 15 मई को मिला कि यस, कि हाँ उसने लिख दिया पी ने कि मैं लेना चाहता हूं। तो अब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं सारी सिचुएशन, पहले तो सेक्शन 4 की बात करता हूं, ऑफर की। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑन 7th में। आपने लेटर 1 मई को लिखा तो वो नहीं, आपका ऑफर लेटर कब तक पहुंचा पी के पास? 7 मई को। तो समझो आपका ऑफर कब कम्युनिकेट हो गया? 7। इसमें एक बात और आती है कई बार, मान लो आपका लेटर 7 को पहुंचा, ठीक है, लेकिन उसने उस लेटर को ओपन नहीं किया। मान लो पी पढ़ा लिखा नहीं या इंग्लिश में है, उसे इंग्लिश में लेटर पढ़ना नहीं आता, तो उसने 8th को पढ़ा। तो ऑफर कम्युनिकेटेड ऑन 8th,
यानी जब उसने गो थ्रू कर लिया, लेटर को ओपन करके पढ़ लिया, तो दैट डेट विल बी कंसीडर एज द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसको लेटर 7th को मिला तो मान लो ये क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होगी, 7th। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर इसे लेटर 7th को मिला, अब क्या पता ये तो यूं ही कह देगा 9th को पढ़ा है मैंने 8th को। यस, ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये कोर्ट में जाता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये फैक्ट क्या सच्चाई है कोर्ट में प्रूव करने पे, एविडेंस देने पे है। नॉर्मली लेटर रीच जब होता है वही क्या है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन मान ली जाती है। ओके, और अगर मैं यहां पे सेक्शन 5 की भी बात करूं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय के, ये कब तक कर सकता है, इसको ये भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन या एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट प्रपोजर कह दो या ऑफरर कह दो, ऑफरर के। ऑफरर के लिए तो कब ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, 10th मई को, 10th मई। यानी कि आप अपना ऑफर वापस ले सकते हैं 10 से पहले पहले। जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया, एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर डाल दिया, तो के लिए सारा खेल खत्म। के उसके बाद पीछे नहीं हट सकता कार बेचने से। मान लो आपका लेटर जो है 1st को पोस्ट हुआ, 7th को पहुंचा, आपका मूड बदल गया, के कार नहीं बेचना चाहता, कोई और महंगी लेने आ गया, 4 लाख की जगह 430 में लेने आ गया। के चाहता है कि कार नए आदमी को बेच दूं, पी को ना बेचूं। तो जल्दी करो, आपने क्या किया, 8 तारीख को ही मैसेज किसको दे दिया, पी को। 8th को ही फेस टू फेस मिलके या लेटर देके पी को कह दिया कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल माई कार, आई वॉन्ट टू रिवोक माई ऑफर। क्या आप अपना ऑफर रिवोक मीन्स कैंसिल कर सकते हो। कब तक, बिफोर 10th मई, जब तक एक्सेप्टेंस लेटर आउट ऑफ द रीच ऑफ एक्सेप्टर ना हो जाए। एक्सेप्टर की पहुंच में कब तक है एक्सेप्टेंस लेटर, 10th को जैसे ही लेटर बॉक्स में लेटर डाला, समझो ये एक्सेप्टेंस लेटर आउट ऑफ द रीच ऑफ एक्सेप्टर पी हो गया, उसकी पहुंच के बाद सारा खेल खत्म। के को कह दो 10 तारीख को लेटर पोस्ट करते ही तेरे पास सारे ऑप्शन खत्म। तेरे लिए तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरर के लिए तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, 10th को ही। इसका मतलब तू तो 10th के बाद कुछ कर ही नहीं सकता, तू पीछे नहीं हट सकता, तू अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता 10th मई के बाद। यानी रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय के कब तक हो सकती है, टिल द एक्सेप्टेंस लेटर पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर ऑफरी, जब तक वो एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट ना कर दे, दैट इज 10th में। ओके, फिर आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, इसके लिए तो कब होगी समझो, इसके लिए तो 10 ही होगी, अगेंस्ट एक्सेप्टर पी के लिए बात करूं तो कब, 15 में। यानी आपने अपना एक्सेप्टेंस दूसरे तक पहुंचाया, समझो उन्होंने उसी वक्त पढ़ लिया, 15 को पहुंचा, 15 को उन्होंने पढ़ लिया, तो आपके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, 15। इसके लिए तो एक्सेप्टेंस समझो 10 को ही होगी, क्योंकि के तो 10th के बाद कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए तो एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरर के, प्रपोजर के 10th को ही। लेकिन एक्सेप्टर पी पीछे हट सकता है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पी के अगेंस्ट कब है, 15 में। मान लो पी ने लेटर आया 7th को कि विल यू बाय माई कार फॉर ₹4 लाख, किसका आया लेटर, के का। पी ने पढ़ा, 10th को लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया कि यस आई विल बाय। इसी बीच 11th को सुबह सुबह कोई फ्रेंड मिलता है, कहता ना ले यार कार पुरानी, नहीं मिल जाएगी, बहुत सस्ती होगी है, तू पुरानी ले रहे हो 4 लाख में, नहीं मिल जाएगी, 10-20-30 हज़ार रुपये और लगा के और अच्छे फीचर के साथ। 9
P want to revoke his acceptance, ये अपनी एक्सेप्टेंस लेना चाहता है, वापस ले सकता है, जल्दी करो, एक फास्ट तरीके से लेटर और निकाल दो। जैसे आपने 10th को लेटर निकाला, वो मान लो इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू नॉर्मल पोस्ट है, 5-7 दिन में पहुंचेगी। आप ऐसा करो, कोई फास्ट कुरियर करवा दो जो गारंटी से पहुंचाते हो जल्दी। आपने 11th को रिवोकेशन लेटर डाला और वो 12 को ही पहुंच गया, किसके पास, के पास, जिसमें लिखा है कि सर आपने ऑफर किया था कार का, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर कार, आई वांट टू रिवोक माय एक्सेप्टेंस, जो कि मैं पोस्ट कर चुका हूं, आई वांट टू रिवोक दैट एक्सेप्टेंस। तो ये आपका एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचेगा धीरे धीरे 5-6 दिन में, लेकिन आपका रिवोकेशन का लेटर कब पहुंचा दिया, 15 से पहले, तो समझो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई। यानी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की डेट और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक, बाय एक्सेप्टर, कौन, पी, कब तक हो सकती है, अप टू 15 में। आपकी एक्सेप्टेंस पी के लिए तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की डेट भी 15 होगी, और पी के लिए एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन की डेट भी क्या होगी, 15। जल्दी से ये कैंसिल करना चाहे कर सकता है। अब सुनना एक बड़ी सिचुएशन, क्या हुआ, इसने 10th को लेटर डाल दिया, यस आई विल बाय योर कार फॉर ₹4 लाख, के को लेटर डाल दिया कि मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा 4 लाख की, लेकिन 11th को या 12th को सुबह सुबह एक और लेटर निकाल दिया टू रिवोक द एक्सेप्टेंस, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर कार, माय एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट नॉट बी कंसीडर्ड, आई वॉन्ट टू रिवोक इट, प्लीज उससे ध्यान ना दें, आई वॉन्ट टू रिवोक माई एक्सेप्टेंस, वो भी डाल दिया। दोनों लेटर एक ही दिन पहुंच गए। दिक्कत पहले कौन सा पहुंचता है, मान लो एक लेटर 10th को चला हुआ है एक्सेप्टेंस वाला, दूसरा लेटर 12th को चला है रिवोकेशन वाला। मान लो एक्सेप्टेंस वाला पहले पहुंच गया ये 15, और रिवोकेशन वाला कब पहुंचता है 16, तो सामने वाले ऑफरर ने कौन सा पहले मिल गया उसे, 15 ऑन रिकॉर्ड, 15 को उसने पढ़ लिया एक्सेप्टेंस, ओके कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, समझो 15 को कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अगला लेटर 16 को पहुंचता है रिवोकेशन का, कैंसिलेशन वाला, जो पी ने लिखा था, इट हैज नो मीनिंग, एक्सेप्टेंस लेटर पहले पहुंच चुका है, तो एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू ऑफरर बाय एक्सेप्टर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंक्लूडेड, कंप्लीट, यू कांट रिवोक नाउ। आप 16 को पहुंच रहा है, उल्टा कर लो, मान लो 14 को लेटर पहुंचा कौन सा, रिवोकेशन वाला, और 15 को कौन सा पहुंचा, एक्सेप्टेंस वाला, तो 14 को रिवोकेशन पहुंच गया ना, समझो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया रिवोकेशन की वजह से, कैंसिल। 15 से पहले पहले आप रिवोक कर सकते हो। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक हो सकती है, अप टू 15 में, ओके। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 15 में को हुई है, ऑफर की कम्युनिकेशन 7th को, लेकिन ऑफर की रिवोकेशन हो सकती थी अप टू लेटर पोस्टेड बाय एक्सेप्टर 10th में। तो याद रखना, ध्यान से देखो डेट्स, मैं कह रहा था कि एक्सेप्टर का कौन सा लेटर पहले पहुंचा, मान लो डाला ही एक्सेप्टेंस लेटर है, फिर तो चक्री खत्म, वही पहुंचेगा और कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा, लेकिन एक और लेटर डाल दिया है कैंसिलेशन का, रिवोकेशन, तो देखते हैं पहले कौन सा पहुंचता है। रिवोकेशन का पहले पहुंचा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, एक्सेप्टेंस कैंसिल, एक्सेप्टेंस का पहले पहुंचा, रिवोकेशन का बाद में, तो एक्सेप्टेंस कंक्लूडेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, आपकी रिवोकेशन का कोई मीनिंग नहीं। पर प्रॉब्लम यह है कि 10 को ये लेटर पोस्ट किया, 12 को कैंसिल वाला रिवोकेशन, दोनों लेटर ही 15 को पहुंच रहे हैं, दोनों ही लेटर इसके हाथ में के कब आए, 15। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि रियलिटी क्या है, पहले कौन सा लेटर पड़ा। अगर ऑन रिकॉर्ड प्रूव हो जाए कि ऑफरर ने पहले रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाला पढ़ा था, कैंसिल वाला, तो समझो क्या, एक्सेप्टेंस कैंसिल, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अगर ऑन रिकॉर्ड प्रूव हो जाए कि पहले एक्सेप्टेंस वाला लेटर पढ़ा, देन आफ्टर कौन सा लेटर खोला, रिवोकेशन वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या हो गया है, कंप्लीट, रिवोकेशन का कोई मीनिंग नहीं। अब आप कहेंगे सर ये बताएगा कौन, मान लो प्रपोजर ने कौन सा लेटर पहले खोला, रिवोकेशन, लेकिन बाद में खोला एक्सेप्टेंस वाला, वो जानबूझ के कह देगा कि मैंने एक्सेप्टेंस वाला पहले खोला था, लेटर ओपन किया था। देखो ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये तो कोर्ट भी क्या करेगा इसमें, हर एक का नार्को टेस्ट तो होने से रहा कि भैया टेस्ट कर लो कौन सच बोल रहा, तो अब क्या पता, ये तो प्रूव करने पे है, या तो कोई एविडेंस हो कि जैसे मान लो
इसके नौकर ने कोर्ट में बता दिया कहने कि बाबूजी ये ना उस दिन चिल्लाने लगे थे, इन्होंने एक लेटर खोला जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि कार नहीं लेनी हमने, तो बाबूजी चिल्लाने लगे, के मिस्टर के चिल्लाने लगे, नौकर ने कह दिया, कहने लगा बड़ी मुश्किल से बिक रही थी गाड़ी, कैंसिल हो गई। कह थोड़ी देर बाद फिर खुश हो गए बाबूजी, कहते हैं हाँ बिक गई। यानी कोर्ट में प्रूव हो गया नौकर की विटनेस के बेस पे कि इन्होंने पहले क्या है अफसोस किया कैंसिलेशन का, फिर उन्होंने खुशी मनाई कि ओके। तो अब ये झूठ कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर पहले खोला, इन्होंने पहले कौन सा खोला था, रिवोकेशन। या फिर ऐसा कुछ सबूत हो, या फिर ऐसा कोई सबूत हो कि जैसे दोनों कुरियर आए हैं, एक अलग कंपनी का एक अलग कंपनी का, कुरियर वाला साइन करवा के जाता ना, साइन करवा के टाइम लिख के जाता है, तो उससे प्रूव हो गया कि पहले कौन सा लेटर पहुंचा था। अगर पहले एक्सेप्टेंस का पहुंचा तो इट मींस मान लिया जाए वो पहले पड़ा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड। अगर पहले रिवोकेशन का टाइम लिखा है तो समझो पहले वो पड़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तो ये बड़ा डिस्प्यूटेबल टॉपिक है, क्योंकि इसमें रियलिटी जानना, एविडेंस देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लॉ तो सिर्फ रीच टू द अदर पर्सन नहीं कहता, कम टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन। लेटर पहुंचने के बाद अगले ने पढ़ा कब वो, अब बंदा तो जान के कह देगा मैंने नहीं पढ़ा था, तो ये बड़ा मुश्किल है कोर्ट में प्रूव करना। अक्सर अनलेस और अदरवाइज इज प्रूव, तो डेट ऑफ रीचिंग द लेटर टू अदर वन मस्ट बी कंसिडर एज द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, वही मान लिया जाता है। सपोज उन्होंने उसी वक्त इमीडिएटली पढ़ लिया है, ये मान लिया जाता है। तो ध्यान से देखो ये टॉपिक दोनों, कि ऑफर की कम्युनिकेशन, एक को लिखा 7 को पहुंचा, 7 को ऑफर कम्युनिकेट तो हुआ, ऑफर कम्युनिकेट ऑन 7, पर ऑफर के वापस लेना चाहे ले सकता है, तो 7 नहीं बल्कि 10 तक, जब तक एक्सेप्टेंस लेटर एक्सेप्टर बॉक्स में ना डाल दे, एक्सेप्टेंस लेटर आउट ऑफ द रीच ऑफ एक्सेप्टर ना हो जाए, तो यू कैन रिवोक योर ऑफर। आप अपना ऑफर 10 से पहले ले सकते थे, वापस कैंसिल कर सकते थे 9th को 8th को। जैसे आपने लेटर डाला 7th को से मिल गया, आपको 8th को सुबह सुबह ऑफरर के को कोई फ्रेंड कहता है यार तेरी कार मुझे बेचेगा क्या यार 450 में। अब जो के है वो घबरा रहा है कि मेरी कार तो 450 में मांग रहा है और मैं ऑफर कर चुका हूं पी को 4 लाख में। अब वो चाहता है कि मैं नए आदमी को दे दूं 450 में, इसका कैंसिल कर दूं। तो जल्दी करो, आप के को क्या कर दो, के को चाहिए पी को इन्फॉर्म कर दे रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कि मैं अपना ऑफर वापस लेता हूं। पर लेकिन जल्दी करो, कहीं उसने एक्सेप्टेंस लेटर डाल दिया ना तो उसके बाद ऑफर वापस नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना चाहिए, 8th को ही भाग के, अगर आसपास है तो फेस टू फेस मिल ही लो, पी को मिल ही लो। अगर आसपास है तो भैया वो यार मैंने एक लेटर लिखा था, वो कहता हाँ क्या यार उसको सीरियस मत लेना, मैं वापस लेता हूँ, उसने अभी एक्सेप्टेंस पोस्ट की नहीं, ऐसे। या फोन कर लो, फोन नंबर है तो फोन कर लो, फोन पे पी को कह दो कि सर यार मैंने आपको जो लेटर लिखा था ना वो मैं कैंसिल करता हूँ। लेकिन कई बार आपके माइंड में आता है ये झूठा है पी, ये जानबूझ के कह दे मैंने तो एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, जबकि किया नहीं, और अब जाके कर देगा, पोस्ट में डाल देगा। उससे लो पता है कि मैं तो कह दूंगा मैंने तो एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, इसलिए ऑफर कैंसिल हो नहीं सकता, डैमेज क्लेम मांगूंगा कैंसिल करने का। तो ये झूठा है, इसलिए आप डिप्लोमेटिक स्टाइल में फोन करो। आपके हैं पी आसपास नहीं है, किसी और शहर में, आप फोन लगाओ। आपने 9th को फोन लगाया सुबह सुबह, 7th को लेटर पहुंच गया सपोज, 9th को आपने के ने फोन किया पी को कि भाई साहब मैंने आपको कार का ऑफर किया था 4 लाख। बंदे की नेचर होती है जल्दी जल्दी हाँ नहीं करता, क्योंकि उसे होता है रेट रूट कम करवा लें, इसको जरूरत होगी ऐसा। पी को फोन करता है भाई साहब एक कार का ऑफर था 4 लाख का। पी कहता हाँ बिल्कुल आया लेटर। के कहता भाई साहब फिर क्या सोचा, बताओ कहते क्या सोचा। पी जान पी की नेचर है, पी को लगता है इसको पैसे की जरूरत है, और के जैसे पंपिंग भी कर रहा है। के कह रहा है कि यार बहुत अच्छी कार है, ले लो यार, ऐसी कार कहीं और नहीं मिलेगी, मौका है, ऐसी जानबूझ के। और पी को लग रहा है भी इसकी मजबूरी है, सस्ती दे देगा। पी पता है आगे से क्या कहता है, क्या देख रहा हूँ यार मेरे दोस्त तो कह रहे हैं 4 लाख महंगी है, इस तरह की कार तो 350 के आसपास आ जाती है। ऐसे बंदे की नेचर होती है ये कि भाई कोई बार बार पूछ रहा है शायद रेट कम कर दे। तो के को पता लग गया कि ये क्या कह रहा है कि यार मैं तो सोच रहा हूँ लूँ के ना लूँ, 3.5 लाख में होनी चाहिए, मेरे दोस्त तो ये कह रहे हैं, तू तो 4 मांग रहा। तो बस इतना सुनते ही के ने कह दिया बस
आई वॉन्ट टू रिवोक माई ऑफर, मैं अपना ऑफर कैंसिल करता हूं, तूने लेटर पोस्ट नहीं किया। तो अभी कह रहा है कि देखता हूं यार सस्ती मिल रही है ये वो, इट मीन्स यू हैव नॉट पोस्टेड योर एक्सेप्टेंस लेटर, तो मैं अपना ऑफर रिवोक करता हूं। तो सबसे बढ़िया तरीका है टेलीफोनिकली या फेस टू फेस मिलके आप ना करते हैं तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लेटर लिखा और लेटर 11th को पहुंच रहा है रिवोकेशन ऑफ ऑफर का, और जबकि 10 को एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल चुका है, कुछ नहीं होता, आपकी ऑफर की रिवोकेशन बेकार, यानी 10th को ही आपके हाथ से पावर निकल गई व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय एक्सेप्टर इन द लेटर बॉक्स। तो आप 10 के बाद कुछ नहीं कर सकते। तो आपके लिए ऑफर का कम्युनिकेशन 7th जब दूसरे की नॉलेज में आया, रिवोकेशन की डेट, उसकी एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने की डेट। लेकिन एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की डेट 15 और अपनी एक्सेप्टेंस कैंसिल करने की डेट भी क्या है 15। उसके लिए कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन की डेट क्या है सेम है, अप टू 15 वो कैंसिल कर सकता है। तो आपने ध्यान से देखा सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करता है, सेक्शन 5 रिवोकेशन की बात करता है, सेक्शन 3 तो अलग चीज थी, वो तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करता था। चलो, तो मेरा कहने का मतलब कि ये जो लेटर वेटर से आप ऑफर और एक्सेप्टेंस पोस्ट करते हैं तो उसमें ये टॉपिक काम आता है। अगर हम टेलीफोनिकली ऑफर करें, मैंने अपने फ्रेंड मोहित को फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा मोहित विल यू परचेज माय लेक्चर स्टैंड फॉर ₹2000, फ़ोन पे कहा, सही 12 बजे फ़ोन किया, मैंने कहा मोहित विल यू परचेज माय लेक्चर स्टैंड फॉर ₹2000, 12 बज के कुछ सेकेंड ही हुए, मोहित कह रही यस आई विल बाय इट फॉर ₹2000, खरीद लूंगा 2000 में। अब बोलो ऑफर कम्युनिकेट हो गया एक सेकंड में, आगे से बंदे ने हाँ कर दी, वो मुझे सुन गया फोन पे एक सेकंड में, तो टाइम ही कहां है वापस लेने का, 10, 15, 20 सेकेंड में तो सब कुछ कंप्लीट, ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस भी आ गई, हमें सुन गई फोन पे, तो उसके अंदर तो इसको रिवोक करने के लिए टाइम गैप है ही नहीं कि आप कुछ टाइम ले लो रिवोक कर लो, नहीं, ऑन स्पॉट ही ऑफर और ऑन स्पॉट एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। यानी फेस टू फेस या टेलीफोनिकली मोड में ये वाला क्वेश्चन अराइज नहीं होता कि कब ऑफर कम्युनिकेट होगा, कब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी, व्हेन यू कैन रिवोक योर ऑफर, रिवोक ऑफ योर एक्सेप्टेंस। ये क्वेश्चन अराइज होते हैं जब आप क्या पोस्ट से, कुरियर से आप एक दूसरे को रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक बस इसी बात को लेके है, आप नोट्स PDF डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में नोट्स अटैच्ड हैं, तो आप वहां से फिर इस क्वेश्चन टॉपिक को पढ़ें। तो पेज नंबर 19 है चैप्टर का, रूल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। तो टॉपिक यही कह रहा है, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2A के अंदर ऑफर, 2B के अंदर एक्सेप्टेंस। और आपने पढ़ा 2H कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए देयर मस्ट बी अग्रीमेंट 2E के अकॉर्डिंग, तो वो अग्रीमेंट होने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जरूरी एलिमेंट हैं। ओके, फेस टू फेस और टेलीफोनिकली मोड में कम्युनिकेशन रिवोकेशन का कोई इश्यू नहीं आता, इमीडिएटली सारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि लेटर वेटर लिखते हैं, कुरियर करवाते हैं तो इश्यू अराइज होता है। ओके, तो सेक्शन 4 ये टाइमिंग को लेके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होती है, जब वो सामने वाले ऑफरी की नॉलेज में आती है, यानी वो लेटर मिलना ही काफी नहीं, उसका पढ़ना भी जरूरी है। अगर पढ़ने की डेट नहीं, मान लो ये 6 को लेटर पहुंचा, 7th को पढ़ा, तो ऑफर कम्युनिकेशन कब होगा 7th को माना जाएगा, जब उसने पढ़ लिया, उसकी नॉलेज में सारा मैटर आ गया। ओके, तो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं। ये भी एक एग्जांपल दे रहा है, ए आगरा ने बॉम्बे के बी को ₹1,00,000 की कार खरीदने का ऑफर किया 1 जनवरी। देखो मैं एग्जांपल यही वाला ले रहा हूं जो नोट्स में दे रखा है, लो बदल देता हूं, ये के की जगह क्या कर देता हूं ए, और इधर क्या कर देता हूं बी। ए ने अपना लेटर कब लिखा है, आगरा के ए ने बॉम्बे के बी को लेटर लिखा कब, 1 जनवरी को लेटर लिखा, वो लेटर लिखा कार 1 लाख का। ओके, अब ये लेटर उस तक कब पहुंचा, 10 जनवरी को पहुंचा। ओके, तो ये कह रहा है, समझ लो कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हुआ, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को आपका क्या हो गया, यहां पे ये डेट्स बदलनी पड़ेंगी, क्वेश्चन बदल गया है, ठीक है, ये डेट्स मैं दोबारा लिख लूंगा। चलो,
ये कह रहा है ए ने बी को लेटर लिखा, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हो गया है, उस तो मिल गया है 10th को। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर बी, ये मैं अभी देख लूंगा। रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ए, एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरर ए, ये अभी देख लूंगा। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय एक्सेप्टर बी, ये फैक्ट अभी देख लेंगे अपन। फिलहाल आपने लेटर कार का आगरा के ने कब लिखा, 1 जनवरी, दूसरे बंदे को कब मिला, 10 जनवरी, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब होगी है 10 जनवरी। ये कब तक अपना ऑफर वापस ले सकता है, वो डेट, ये वाली डेट। कब एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डला, वो डेट चाहिए होगी मुझे। चलो फिलहाल 1 जनवरी को नहीं बल्कि 10 जनवरी को क्या हो गया है, आपका ऑफर कम्युनिकेट हो गया है। सेक्शन 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सेक्शन 4 ये बताता है एज अगेंस्ट द प्रपोजर, क्या प्रपोजर के अगेंस्ट, तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गई है, अगेंस्ट द प्रपोजर यानी ऑफरर कब कंप्लीट हो गई है, समझो जब उसने लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। चलो मैं कह रहा हूं इसी एग्जांपल को बढ़ाता हूं। फर्स्ट को लेटर लिखा, बी एक्सेप्ट द ऑफर, पोस्ट अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 10 जनवरी। लो उसने 10 जनवरी को ही लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो आपके लिए तो 10 जनवरी लास्ट डेट है। तुम कार बेचने का इरादा 10 जनवरी के बाद नहीं बदल सकते, क्योंकि उसने उसी वक्त लेटर पहुंचा 10 को, उसी वक्त हाँ वाला लेटर पोस्ट कर दिया, इसने वेट नहीं की, उसी वक्त पोस्ट कर दिया। तो बस 10 जनवरी को लेटर बॉक्स में डल गया, तो समझो एक के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, 10। तुम्हारे लिए तो एक्सेप्टेंस पूरी होगी 10, इसके बाद यू कांट रिवोक योर ऑफर, ये आप अपना ऑफर ए वापस नहीं ले सकता। नेक्स्ट, इसमें मान लो ये लेटर इसको 15 जनवरी को मिला है, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब हुई, 15 जनवरी, और ये एक्सेप्टेंस भी कब रिवोक कर सकते हैं, 15 जनवरी। यानी बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये 15, अगर ये 12-13 को एक और लेटर पहुंचा सकता है ए तक कि आई वांट टू रिवोक माय एक्सेप्टेंस, तो वो भी 15 तारीख तक रिवोक कर सकता है। इसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और रिवोकेशन की डेट सेम है। तो अगेंस्ट एक्सेप्टर क्या है, 15 जनवरी इस एग्जांपल के अंदर। तो कुछ ये सारी चीजें थी। इसी से रिलेटेड एक बार पेज चेंज करो, आप एक बार 21st पेज पे आओ। सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिवोक कैसे हो सकते हैं ये मैं बता चुका हूं। वो कह रहा है कि आप अपना ऑफर कब तक वापस ले सकते हो, 10 जनवरी तक, और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक ले सकता है, रिवोक कर सकता है 15 जनवरी तक। ये मैंने आपको बता दिया इस एग्जांपल में। तो इस तरह से इस डायग्राम से सारी स्टोरी ऑफर की कम्युनिकेशन और ऑफर की रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन के सारे एग्जाम्पल कवर हो गए। ओके, अब देखते हैं इसमें कुछ और रिलेटेड मैटर। क्या, पेज नंबर 20 पे देखो, सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। क्या होता है एक्सेप्ट, वही सेक्शन 3 बताता है ना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के मोड क्या होंगे, लेटर, ईमेल, फोन, वो सब। लेकिन कई बार बाय कंडक्ट ऑफ द एक्सेप्टर भी क्या है, एक्सेप्टेंस का एक मोड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या, बस में बोर्डिंग टू द बस, बोर्डिंग टू बस यानी स्टेप इन टू बस। आपने बस में, यानी बस पे प्लेट लगी है, उस पे लिखा है बोर्ड पे कि सिरसा, मतलब आपने लिखा कि भाई सालासर टू दिल्ली। एक बंदे ने देखा सालासर टू दिल्ली जा रही है वो बस, वो क्या है, इम्प्लाइड ऑफर कि जिसने दिल्ली जाना है आ जाओ। आप जाके बस में बैठ गए तो आपकी क्या, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। आपका बस में बैठना मतलब आपने उनके इम्प्लाइड ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट। बस चल पड़ी, रास्ते में कंडक्टर ने टिकट मांगी तो आपको टिकट देनी पड़ेगी, इम्प्लाइड ऑफर की इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है तो आपको टिकट देनी पड़ेगी। क्या हुआ, बंदा गलती से चढ़ गया, उसने बोर्ड पे लिखा था सालासर टू दिल्ली, बंदा दिल्ली नहीं वो तो देहरादून समझ के चढ़ गया गलती से, उसे लगा देहरादून जाएगी। तो आधे रास्ते में कंडक्टर कहता है टिकट दो,
तो वो कहता जी ये मुझे रास्ता अजीब लग रहा है। कहता दिल्ली का है। कहा नहीं जी मुझे तो देहरादून जाना था, वो रास्ता और है। तो कंडक्टर कहता है यहाँ तक आ गया, यहाँ उतार दूंगा, जो भी नेक्स्ट बस स्टॉप आएगा टिकट दे, यहाँ तक की आधी टिकट जो भी बनती है। वो कहता है टिकट क्यों दूं, मैं तो गलत आ गया, मुझे तो अब तो और भी आगे जाना पड़ेगा, बहुत डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। नहीं, टिकट देनी पड़ेगी। जब बोर्ड पे लिखा है तो अच्छे से पढ़ के बैठना चाहिए। इसके लिए आप उसको ब्लेम कंडक्टर को नहीं कर सकते। तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। वेइंग मशीन पे जाके खड़ा हो जाना या कॉइन ड्रॉप कर देना। वो मशीन लगी है, वेट कर लो, कॉइन ड्रॉप करते हैं ना, आपने जैसे ही कॉइन उसमें डाला तो इट मींस आपने एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं वेट करना चाहता हूं। तो कॉइन ड्रॉप करना क्या है, आपका बिहेव बताता है यू हैव एक्सेप्टेड द इंप्लाइड ऑफर। तो एक्सेप्टेंस किसी और कंडक्ट के थ्रू भी हो सकती है, फोन पे या बोल के लेटर से हाँ करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाना, एक ही तरह का खाना है, वहां थाली मिलती है राजस्थानी थाली, मान लो 300 रुपए की, बस और कोई ऑप्शन नहीं है वहां। तो वहां जाके बैठ गए और अंडरस्टूड है वहां बैठना मींस आप खाना खाने आए हैं और वो थाली परोस दी उन्होंने, तो समझो पैसे देने पड़ेंगे। तो आपका कंडक्ट बताता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। ये क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। आप क्या करते हैं, कहता है कुछ कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लगी होती है, कंडीशन, जो टोसिटली यानी इंप्लाइड तरीके से आपने एक्सेप्ट कर ली, मान ली जाती हैं। इंप्लाइडली एक्सेप्टेड, इंप्लाइडली या टोसिटली एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्टर, मान लिया जाएगा, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है। मान लो ट्रेन की टिकट लेते हैं, उस टिकट के बैक साइड कुछ कंडीशंस लगी हैं, तो आपने टिकट ली, उसको पढ़ा या ना पढ़ा ये मान लिया जाएगा आपने पढ़ लिया है। वो कंडीशन भी टिकट लेते वक्त आपको एक्सेप्टेबल हैं। मान लो टिकट के बैक साइड लिखा है कि इन केस ट्रेन जो है लेट हो गई या कैंसिल हो गई तो होल अमाउंट ऑफ टिकट कैन बी रिम्बर्स बाय द रेलवे आफ्टर डिडक्टिंग ₹10। टिकट के पैसे वापस 10 रुपए कट करके। तो आपने वो टिकट दी, उसके बैक साइड ये सब लिखा है। तो बाई चांस ट्रेन 2 आवर लेट हो गई और आप ट्रेन पे ट्रेवल करना नहीं चाहते कि बड़ी लेट हो जाऊंगा, तो आप टिकट वापस दे सकते हैं 10 रुपीज कट करके। तो वो कंडीशन लगी है, तो इट इज अज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड ऑल द कंडीशन रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। आपने वो एक्सेप्टेंस के साथ उन कंडीशंस को भी एक्सेप्ट कर लिया है। पर वो कंडीशंस क्या है, बिफोर एक्सेप्टेंस आपको दे दी गई थी, यानी उस पर लिखी हुई थी। जैसे आप कुरियर करवाने जाएं तो कुरियर के अंदर जो वो स्लिप देता है आदमी कुरियर करते वक्त, उस पर लिखा हुआ है कि कोई भी गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड ऐसी वैल्यूएबल आइटम्स के लिए ये कुरियर नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ द वैल्यूएबल आइटम्स। तो उसमें लिखा है नॉट मोर देन 5000 क्लेम विल बी गिवन टू द कस्टमर, किसी भी हाल में 5000 से ज्यादा का क्लेम नहीं देंगे। या उन्होंने लिखा है कि मोर देन 5000 वैल्यू के आइटम कुरियर में अलाउड नहीं है। तो भैया अगला कह रहा है कि हम 20-20, 25, 10-10 रुपए ले रहे हैं कुरियर के, और आपको जी 5 लाख का माल कुरियर में डाल के भेज दिया, गुम हो जाए, तो वो बेचारा 10-20 कमाने वाला 5-5, 10-10 लाख कहाँ से देगा। इसी वजह से उन्होंने बोर्ड लगाया है, और जो वो रिसीट दी है उस पर क्लियर लिखा है कि कोई गोल्ड डायमंड इसमें ना भेजें, अदरवाइज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। या उन्होंने लिखा है उस पर कि नॉट मोर देन 5000 क्लेम बी एंटरटेन इन केस ऑफ लॉस ऑफ योर पार्सल। तो उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि मोर देन 5000 क्लेम कांट बी एंटरटेन इन केस ऑफ लॉस ऑफ पार्सल। तो आपका वो पार्सल गुम जाए तो वो 5000 से ज्यादा नहीं देंगे। तो इट मीन्स वो पहले ही बता रखा है, उन्होंने उस रिसीट पे भी लिखा है, बोर्ड लगा है। तो इट मीन्स वो पहले अलर्ट दे रहे हैं कि भाई ज्यादा महंगी चीजें आप कुरियर ना करवाएं। आजकल बैंक में पासबुक पे स्टैंप लगी है कि आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग 5000 की सिक्योरिटी है आपके अकाउंट में पैसे की, 5 लाख की आपके अकाउंट में 9 लाख पड़े और बैंक फेल हो जाए
तो आरबीआई आपको 5 लाख ही दिलवाएगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। वो पहले से ही लिखा है, पासबुक पे स्टैंप लगी है, इसलिए आप किसी भी बैंक में 5 लाख से ज़्यादा रखो ही ना। आप अलग अलग जगह अलग अलग बैंकों में रख लो ना 5 तक। मान लो आपने 14 लाख जमा करवाना है, एक बैंक में डाल दिए। मान लो एक बैंक है ABC लिमिटेड नाम, बैंकिंग कंपनी लिमिटेड, ABC बैंकिंग कंपनी लिमिटेड में 14 लाख डाल दिए। कल को वो बैंक फेल हो गया तो हमको 5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इसलिए आप अलग अलग बैंक में रखो, 5 एक जगह 5 एक जगह 4, ताकि आपको सारे मिलें। तो ये रूल्स हैं, ये पहले से बता दिए गए हैं, आप पे इम्पोज नहीं किए गए, प्रायर टू कॉन्ट्रैक्ट बता दिए गए हैं। तो आप मान लो वो कंडीशन आपने पढ़ ली हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा है, एक लॉन्ड्री शॉप वाला है, आप ड्राई क्लीन करवाने जाते हैं कपड़े, लॉन्ड्री शॉप वाले ने रिसीट पे भी लिखा है, उसके बोर्ड भी लिखा है कुछ कंडीशंस। आप उसके पास कपड़े छोड़ रहे हैं तो इट मीन्स वो कंडीशंस जो लिखी हैं आपने पढ़ी चाहे नहीं पढ़ी, मान लिया जाएगा आपने पढ़ लिया है, एक्सेप्टेड बाय यू, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे उस पर लिखा है प्लीज टेक बैक योर क्लॉथ्स विद इन नेक्स्ट 10 days, ऐसा कुछ, अदरवाइज यू हैव टू पे ₹1 फाइन फॉर ईच डे डिले, तो आपको हर एक दिन का फाइन देना पड़ेगा। कस्टम ऑफिस जो हार्बर पे माल आता है फॉरेन से, तो वो क्या आपको डिलीवरी लेना है, शिप से उतर गया, अब ले जाओ ना अपना माल, वो कस्टम वाले बेचारे कहाँ रखेंगे, आप लेने ही नहीं जा रहे। तो उन्होंने लिखा होता है टर्म कंडीशन में पहले ही कि ये वेयर हाउस में रखवाएंगे और उसका किराया देना पड़ेगा, तो अंडरस्टूड है देना पड़ेगा। तो ये एक रीजनेबल कंडीशन है। कोल्ड स्टोर वाला एक सीजन के लिए माल रखवा रहा है, तो आप सीजन ओवर होने के बाद भी ना उठाओ तो वो क्या करेगा बेचारा। तो कंडीशन लिखी होती है कि सीजन ओवर होने के बाद आपने जो किराया दिया वो पूरा होने के बाद इमीडिएटली अपना माल ले जाएं, अदरवाइज हम इस सामान को बेच देंगे जितना रीजनेबल बिकेगा और आपको वो पैसे देंगे। तो वही हुआ, सीजन ऑफ हो गया, जो किराया था वो पूरा हो गया, कोल्ड स्टोर वाला फोन कर रहा है, आप फोन नहीं पिक कर रहे, तो वो क्या करे, और किसी का माल नहीं रखवाना उसने अंदर, किराया नहीं कमाना उसने आपका माल बेच दिया, रीजनेबल जो पैसे आए आपको दे देगा, ये उसका राइट है, उसने पहले से ही बता दिया था। लेकिन कुछ अनरीजनेबल चीज लिखी हो तो उसका मीनिंग नहीं। मान लो कि ड्राई क्लीन वाला ये लिखे, एक केस लगा है यहाँ पे, लिली वाइट वर्सेस मुन्ना स्वामी का केस है, लिली वाइट वर्सेस मुन्ना वाइट। इसमें क्या था, कोर्ट ने कहा कि ये थोड़ी है कि आप मान लो एक ऐसी कंडीशन लिख दो कि एक बंदे ने लिखा, कुरियर वाले ने, कि भाई प्लीज टेक बैक योर क्लॉथ्स विद इन नेक्स्ट 10 days, अदरवाइज यू हैव टू पे डबल अमाउंट फॉर 1 day डिले, 1 or 2 day डिले, यू हैव टू पे डबल द अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो ये बहुत ही अनरीजनेबल है कि अमाउंट डबल हो जाएगा और 3 दिन लेट हुए तो ट्रिपल हो जाएगा, इतना अनरीजनेबल नहीं। मानना कि कस्टमर ने स्लिप नहीं पढ़ी, अगर पढ़ लेता तो वो तभी कपड़े ले जाता अपने, शायद देता ही ना, तो ये तो बड़ी बेकार कंडीशन है। लेकिन बेचारे ने नहीं पढ़ा, तो रीजनेबल अमाउंट कोर्ट मान सकता है, अनरीजनेबल नहीं। तो ये जो रियल लाइफ का केस है 1966 का, लिली वाइट वर्सेस मुन्ना स्वामी का केस है, पेज नंबर 20 पे। इसमें क्या था, वो जो कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए उसमें लिखा था कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ योर क्लॉथ्स, आपका जो सामान है अगर बिलोंगिंग्स आपकी गुम हो गई तो मैक्सिमम 15% ऑफ द टोटल मार्केट प्राइस कैन बी क्लेम्ड एज अ बेनिफिट एज अ राइट अगेंस्ट द ड्राई क्लीनर। तो आप मैक्सिमम 15% ऑफ मार्केट प्राइस कैन बी क्लेम्ड, इतना ले सकते हैं। तो बंदा कहता है ये क्या, इतनी महंगी साड़ी दी थी, अब वो मान लो 10,000 की, आप कह रहे हो 1500 ही मिलेगा। वो कहता है जी हमने तो स्लिप पे लिखा है। ड्राई क्लीनर कहता है आपने मान लिया वो कंडीशन एक्सेप्टेड है। कोर्ट में जाता केस, कोर्ट कहता है मान लिया आपने कंडीशन लिखी थी, लेकिन इस बेचारे ने वो कंडीशन नहीं पढ़ी, पढ़ता तो शायद ये नहीं कर देता। इतनी अनरीजनेबल कंडीशन नहीं लगानी चाहिए, ये अनफेयर है। तो कोर्ट ने कहा पूरे पैसे देने पड़ेंगे, ड्राई क्लीनर को साड़ी गुम कर दी है। तो कहने का मतलब इतना अनरीजनेबल लिख दोगे, कई बार वो बारीक सा लिख देते हैं बिल्कुल स्मॉल। कई बार होता ना, आप टीवी में एक ऐड देखते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, तो वो बड़ा फटाफट बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसे करके all rules and regulation must be read before investing in the mutual fund, बड़ा फास्ट बोलते हैं। तो आप उसको सुन ही नहीं पाते,
तो लो कहता है भैया इतना फास्ट नहीं, इस तरह बोलो कि वो समझ आए, या इतना बारीक कंडीशन लिख दी गई कि भैया लेंस वगैरह से ही देखनी पड़ेगी, वैसे नहीं दिखती, तो गलत है। लेजिबल मैनर में हो, पढ़ने लायक सुनने लायक हो कंडीशन, और कंडीशन बंदे ने लापरवाही से ये नहीं भी पढ़ी तो इसका ये मतलब नहीं आप लूट लोगे, भाई कुछ भी अनरीजनेबल लिख दोगे, नहीं। तो कोर्ट ने माना साड़ी के 15% मार्केट वैल्यू के मिलेंगे, गलत कंडीशन है, तो कोर्ट ने पूरे दिलवाए, रीजनेबल कंडीशन डालो, ठीक है ना, कि भी पुरानी है तो मार्केट से 10% 20% कम, ऐसा होता तो चल जाता, या लेट डिलीवरी के लिए थोड़ा बहुत फाइन तो चल जाता। अब सुनो एक केस बताता हूं, मैंने राम को लोन दिया 1 लाख रुपए का एट द रेट 10% पर annum फॉर 1 ईयर। मैंने राम को कहा कि 1 लाख का लोन है, आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू पे ₹1,10,000 एट द रेट 10% इंटरेस्ट। लेकिन मैंने राम को कंडीशन बता दी कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन, अगर तुम एक दिन भी डिले हुए तो डबल द अमाउंट ऑफ लोन यू हैव टू पे। राम को ये पहले बता दिया था कि डबल लूंगा मैं, बेचारा क्या वो कहता ठीक है कोई बात नहीं दे दूंगा, लेकिन क्या हुआ, बेचारे को मजबूरी होगी, साल के एंड में दे ही नहीं पाया, नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, अब 10-20 दिन ऊपर, अब मैं लाख के 2 लाख मांग रहा हूं, और सामने वाला जो बोरोर है वो कह रहे भाई साहब ऐसा थोड़ी, 1 लाख के 110 तो इंटरेस्ट हो गया, 5-7-10 दिन लेट मैं दे देता हूं, तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ले लो। आप कहते नहीं डबल लूंगा, बात हुई थी तो कोर्ट में का केस, कोर्ट कहता नहीं इतनी पेनल्टी, नो नो, रीजनेबल अमाउंट कैन बी क्लेम थ्रू द कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि भैया थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले ले, पर यह मतलब नहीं कि तूने कहा था तो इसका मतलब कुछ भी ले लेगा, नो। तो कोर्ट कहता है कंडीशंस कम्युनिकेशन हो चुकी हैं, मान लिया, सामने वाले एक्सेप्टर ने मान ली है, पर मान लिया, पर रीजनेबल अमाउंट मिलेगा। तो ये लिली वाइट वर्सेस मुन्ना स्वामी के केस में ये कोर्ट ने कहा। फर्दर इसी में आगे ये कंडीशन पहले से बताई हो, ये नहीं कि ड्राई क्लीनर ने उस स्लिप पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है, अभी क्या कंडीशन है, टर्म कंडीशन है, बाद में न्यूज़पेपर में नोटिस निकलवा देता है कि अपने कपड़े ले जाओ वरना क्या है अब मिलेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ, या डबल आपको चार्जेस देने पड़े, ना ना, बाद में सब्सिक्वेंटली कोई कंडीशन ऐड ऑन नहीं हो सकती। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल द कंडीशन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एक्सेप्टर या ऑफरी, उसे पता होनी चाहिए। नीचे केस है रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम का, 1956 का। घनश्याम ने रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी को माल दिया, तब कोई कंडीशन नहीं थी, बुकिंग होगी, उस स्लिप पे कुछ नहीं था। बाद में रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पब्लिकली अनाउंस करके कुछ कंडीशन लगा दी, तो भैया ये घनश्याम के लिए बाइंडिंग नहीं, क्योंकि घनश्याम को उस वक्त नहीं बताई गई थी, बाद में कंडीशन लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट तो था कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस दे सकता है, सेकंड कंडीशन जो लिखी हैं या अटैच हैं वो मान ली जाएंगी, आपने एक्सेप्ट कर ली, और ये एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बतानी चाहिए। फिर थर्ड है इसमें, कहता है मेंटल यूनिलैटरल असेंट। असेंट वर्ड का मतलब एक्सेप्टेंस, ये पहले भी बताया था। यूनिलैटरल एक्सेप्टेंस यानी वन साइडेड एक्सेप्टेंस। मान लो आप मन ही मन सोच रहे हैं कि भाई ओके राकेश जो है उससे अपन डील कर लेते हैं कोई फर्नीचर बेचने की, ठीक है, तो मान लो उससे बात चली तो उसने एक्सेप्टेंस, उसने ऑफर डाला, सामने वाले पर्सन ने ऑफर किया कि मुझे बेचोगे फर्नीचर। आपने अपनी घर में फैसला किया कि फर्नीचर बेच देंगे 50,000 रुपये में, पर उसको बताया ही नहीं, मन ही मन सोच लिया हाँ ठीक है ठीक है, वो सोचता उस ऑफरर को ये बता देगा, ये भाई बता देगा, ये भाई बता देगा, किसी ने बताया ही नहीं, तो समझो क्या एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई नहीं। आप वन साइडेड असेंट सोचे बैठे हो, हाँ ओके मंजूर, ऐसे करने से क्या होगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, वरना ये एक्सेप्टेंस का कोई मीनिंग नहीं। तो वही कह रहा है मेंटली आप सोच लेते हो कि हाँ, कई बार होता है कि हाँ उसको बता दिया लगता है, जबकि बताया था ही नहीं, तो समझो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, तो कंप्लीट नहीं हुई। ऐसे ही हुआ, एक बैंक ने अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया कि एक को जमीन बेच देंगे, फैसला हो गया, लेकिन एक को लेटर ही नहीं लिखा,
तो जब ऑफर लेटर ही एक नहीं गया जमीन खरीदेगा तो हाउ कैन ही एक्सेप्ट इट। आपने मन ही मन सोच लिया कि को बेच देंगे, उससे कुछ नहीं होता। आपको ये ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ए। जमीन खरीदोगे क्या, इस तरह से एक तरफ सोचने से कुछ नहीं होता। तो समझो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड बिटवीन बैंक एंड ए, जब उसे ऑफर ही नहीं पहुंचा। तो सेंट्रल बैंक का केस है, वेंकटेश का केस है 1949 का। तो वेंकटेश वर्सेस सेंट्रल बैंक। ओके, तो इस तरह से ये अपना चैप्टर है, रिवोकेशन के टॉपिक है। पेज नंबर 21 पे रिवोकेशन पढ़ लिया था। मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कैसे कैसे रिवोक होता है। एक तो लेटर लिख के फोन करके कि भैया मैं अपना ऑफर वापस लेता हूं। कब तक लिख सकते हो वो बताया था, जब तक एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में ना डाल दे, एक्सेप्टेंस आउट ऑफ द रीच ऑफ एक्सेप्टर ना हो जाए, टिल देन यू कैन रिवोक योर ऑफर। दूसरा क्या हुआ कि लैप्स ऑफ टाइम, मैंने लेटर लिखा राकेश विल यू बाय माय बाइक फॉर ₹50,000, इफ यस प्लीज रिप्लाई विद इन 3 days। मैंने उसे 3 दिन का टाइम दिया पर ही डिडंट रिप्लाई विद इन 3 days। तो 4 days समझो मेरा ऑफर क्या हो गया, लैप्स, बेकार। 4 दिन हो गए, 3 दिन खत्म हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया कि हाँ गाड़ी खरीदूंगा, तो इट मींस ऑफर क्या हो गया है, लैप्स। या मैंने मोड बताया था कि प्लीज रिप्लाई बाय मेल, मेल नहीं आई, वो मुझे लेटर लिख रहा है, लेटर मैं पढ़ता ही नहीं, बॉक्स खोलते ही नहीं लेटर बॉक्स, तो मैंने मेल कहा था, मेल नहीं आई तो समझ लो नॉट एक्सेप्टेड, ऑफर बेकार हो गया है। ओके, कुछ कंडीशन लगी थी ऑफर के साथ, वो कंडीशन फुलफिल ना हो तब भी ये मान लिया जाएगा कि ऑफर बेकार। मैंने किसी को ऑफर किया विल यू ज्वाइन आवर क्लासेस फॉर ₹30,000 फॉर बीकॉम 1, मैंने बीकॉम 1 की क्लासेस का ऑफर कर दिया फॉर ₹30,000, विल यू ज्वाइन आवर क्लासेस सामने वाले को, पर मैंने कंडीशन लगाई इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट द ऑफर, यानी यू वांट टू ज्वाइन आवर क्लासेस, you have to deposit 25% earnest money, advance money in our bank account। हमने बता दिया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट द ऑफर, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो 25% ऑफ ऑल फीस मस्ट बी डिपॉजिटेड टू आवर बैंक अकाउंट एज अ एडवांस फीस या अर्नेस्ट मनी, ये कंडीशन है ऑफर के अंदर। पर वो क्या करता है, लेटर लिखता हाँ आई विल ज्वाइन इट, पर वो पैसे नहीं जमा करवाता जो कंडीशन थी। तो इट मीन्स वो कंडीशन जब तक पूरी नहीं होती तो उस एक्सेप्टेंस का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि ऑफर क्या था, कंडीशंस के साथ था। तो ये सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है। सेक्शन 7, 6 में यही है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर, ऑफरर ही मर गया तो बेकार हो गया ऑफर। एक्सेप्टर को पता लग गया कि ऑफरर ही खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो ऑफर लैप्स। या फिर क्या, ऑफरर पागल हो गया। मान लो एक एक्टर है मिस्टर ए, उसने किसी के यहाँ डांस करने जाना है, उसने ऑफर किया क्या मैं आऊँ आपके फंक्शन में 1 करोड़ रुपए लूंगा, बोलो आऊँ। ये ऑफर लिख के वो क्या है, एक्सेप्टर तक पहुंचा। एक्सेप्टर अभी सोच ही रहा था कि उसको बुला लूँ 1 करोड़ रुपए में कि नहीं, इसी बीच खबर आई कि वो डांसर ऑफरर ए हैज बीन एक्सपायर्ड, तो समझो उसका ऑफर मीनिंगलेस हो गया। या डांसर है इनसेन हो गया, इनसेनिटी मींस पागल हो गया, उसे कोई सदमा लग गया, एक्सीडेंट हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो समझो उसका ऑफर क्या हो गया, बेकार हो गया, यूजलेस। तो यही तो बता रहा है, मोड ऑफ रिवोकेशन कैंसिल मान लिया जाएगा ऑफर। काउंटर ऑफर, मैंने कहा विल यू बाय माय बाइक फॉर 50,000, आप हाँ ना नहीं करते, आगे से और कर रहे हो, 40 में दोगे क्या, दैट इज काउंटर ऑफर। मेरा ऑफर क्या हो गया, कैंसिल, बेकार, रिजेक्ट। आपने उल्टा ऑफर डाला है 40 का, मुझे पसंद आए तो मैं यहाँ करूंगा, नहीं तो मैं भी रिजेक्ट कर दूंगा। ओके, काउंटर ऑफर। ओके, पढ़ चुके हैं हम टाइप ऑफ ऑफर में। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड हो गई। मैंने कहा था ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो मेल से करना, मेल से नहीं कर रहे, किसी और तरीके से हाँ कर रहे हो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं, ऑफर रिजेक्टेड माना जाएगा। सब्सिक्वेंट इललीगलिटी हो गई, मैंने ऑफर किया वाइन लोगे क्या, 1 लाख रुपए में इतने बॉक्स वाइन गए, लेकिन अभी एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर ही रहा था, तो इस बीच सरकार ने सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी लॉ बदल गया, प्रोहिबिशन लगा दिया, तो समझो हमारा ये ऑफर क्या हो गया, यूजलेस, इट हैज
नो मीनिंग। तो तरीके बताए थे, ऑफर कब कब रिवोक मान लिया जाएगा, बेकार मान लिया जाएगा, नोटिस से, ऑफरर की डेथ या इंसैनिटी से, या कंडीशन रिलेटेड टू ऑफर हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय द एक्सेप्टर, या फिर जिस मोड से एक्सेप्टेंस करने को कहा था आप उस मोड से एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे, या सब्सिक्वेंटली इलीगल हो गया सब्जेक्ट जिसका कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा था, तो समझो वो ऑफर बेकार। तो मेन टॉपिक था सेक्शन 4 और सेक्शन 5, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 5। तो ये अपन ने पढ़ लिया 6-7 कंडीशन वाला और डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर का था। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है प्रैक्टिस के लिए। क्या फर्स्ट क्वेश्चन, P पेज नंबर 22 पे देखो, P agree to pay certain sum to Q if Q bring on earth a star from sky, तारे तोड़ के लाने हैं आसमान से। तो ये क्या है, दिस इज वैलिड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइडेबल। वॉइडेबल तो कब होता है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से। अनएनफोर्सेबल क्या है, अनएनफोर्सेबल मतलब जो इन्फोर्स नहीं हो सकता, जैसे टाइम बार्ड को देने का रिटर्न की बजाय ओरल प्रॉमिस। तो ये क्या है, वॉइड अग्रीमेंट है, बेकार अग्रीमेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किसने बनाया, 1872 में तो हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ था, 1950 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सेटअप किया था। थर्ड क्वेश्चन, ए इंक्वायर फ्रॉम बी, ए ने बी को लेटर लिखा, विल यू परचेज माई काउ फॉर $100, आप मेरी काउ $100 में खरीदेंगे। बी आगे से रिप्लाई देता है, आई शैल परचेज योर काउ फॉर $100 प्रोवाइडेड यू परचेज माई पैरट फॉर 120, अगर आप मेरा पैरट 120 में ले लो। तो दैट इज काउंटर ऑफर, ये एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर नहीं, ये तो रिजेक्शन ऑफ ऑफर है 100 वाली। उल्टा आगे से ऑफर है 120 में पैरट लोगे क्या, दैट इज काउंटर ऑफर। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स क्या है ढूंढना है। एन ऑफर टू बी वैलिड, एक वैलिड ऑफर मस्ट कंटेन अ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो आपसे पूछ रहा है क्या फॉल्स स्टेटमेंट है कि वैलिड ऑफर में ये होना चाहिए कि नो रिप्लाई विल बी कंसीडर एज एक्सेप्टेड। गलत है, ये धक्का नहीं कि प्लीज विल यू ज्वाइन आवर क्लासेस फॉर ₹30,000 फॉर बीकॉम 1, प्लीज रिप्लाई विद इन वीक, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड। मान लिया जाएगा तुम तैयार हो क्लासेस लेने के लिए, धक्का है, गलत है, इस तरह का ऑफर वैलिड नहीं होता। और ये कह रहे हैं ये वैलिड है, गलत कह रहा है। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा था वो यही है। नेक्स्ट देख लेता हूं, अ ऑफर वैलिड मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। हाँ, लीगल रिलेशन वाला हो, सोशल तो होना ही नहीं चाहिए, ऑफर लीगल रिलेशन वाला हो। बल्फर वर्सेस बल्फर वाइफ को वादा करता है 30 पाउंड देने का हर महीने, तो वो सीरियस नहीं था, वो कहने का मतलब वो घरेलू मामला है, डोमेस्टिक, तो कहने का मतलब इट हैज़ नो मीनिंग, वो सोशल रिलेशन वाला है, लीगल वाला नहीं। तो ये सही है स्टेटमेंट, मुझे फॉल्स ढूंढनी है। ऑफर टू बी वैलिड मस्ट हैव सर्टेन एंड अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस मींस डाउट ना हो, एम्बिगियस होता है डाउटफुल, तो अनएम्बिगियस हो, सर्टेन हो। सही कह रहा है, एक ही तरह का ऑयल है, फिर तो कहना ऑयल लोगे 40 रुपए तो ठीक है, कई तरह का ऑयल है, ये कहना ऑयल लोगे 50 रुपए किलो, तो ये गलत हो जाता है। चलो, ये कह रहा है बी कम्युनिकेटेड टू पर्सन हुम इट इज मेड, सही है, ऑफर सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहा है, करना चाहिए। तो फॉल्स स्टेटमेंट ये थी, नो रिप्लाई विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड, वो गलत स्टेटमेंट थी, धक्के वाली। चलो, फिफ्थ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां लगता है, होल इंडिया पे। कुछ टाइम पहले तक 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, क्योंकि 10 एक्ट थे जो इंडिया के नहीं लगते थे J&K पे। तो वहां पे एक आर्टिकल 370 और 35A थे जो मोदी गवर्नमेंट ने रिवॉक कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब इंडिया के सारे लॉ जम्मू कश्मीर पे एज इट इज एप्लीकेबल हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। अब ये वही क्वेश्चन बना रहा है जो आप बात कर रहे थे, ऑफर कम्युनिकेशन लेटर की डेट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, वो कह रहा है कि 5 मार्च को एक्स ने वाई को ऑफर किया। एक्स ने वाई को ऑफर लेटर कब लिखा, ऑफर लेटर पोस्टेड ऑन 6 मार्च, 6 मार्च को लेटर लिखा। ओके, कहता हूं 7th पोस्ट इज लेटर टू एक्सेप्टेंस, मीनवाइल ऑन 6, अच्छा
क्या कहता है, ऑन 5th ऑफ मंथ एक्स ने ऑफर लिखा वाई को बाय लेटर विच रीच टू वाई ऑन 6th। अच्छा 5th को लिखा, इसका ऑफर लेटर रीच्ड टू वाई ऑन 6 मार्च। 6 मार्च को क्या लेटर पहुंच गया। ओके 7th को इसने, ये देखो इसने एक्सेप्टेंस लेटर कब पोस्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्टेड ऑन 7th मार्च। ठीक, अब क्या कह रहा आगे, 7th को लेटर डाल दिया, ही सेंड टेलीग्राम। अब देखो इसमें वाई ने लेटर 7th को डाल दिया, कहता है मीनवाइल ऑन 6th एक्स पोस्ट अ लेटर टू वाई रिवोकिंग द ऑफर। इसने अब क्या लिखा है, ऑन 6 मार्च को ऑफर का रिवोकेशन लेटर लिखा है, रिवोकेशन लेटर पोस्टेड। इसने अपना कब लिखा है ये लेटर, इसने लिखा है 6 मार्च को कैंसिलेशन का। ओके कह रहा है इट रीच टू वाई ऑन 8th, तो इसके तक ये देखो इस तक ऑफर लेटर पहुंचा 6 को, रिवोकेशन ऑफ ऑफर रीच्ड टू वाई ऑन, ये कब, यहां लिख देता हूं चलो नीचे, रिवोकेशन लेटर ऑफ ऑफर बाय एक्स टू वाई रीच टू वाई, वाई को कब मिला, ऑन 8th मार्च। तो क्या इसका कोई मीनिंग है ना, आपको अपना रिवोकेशन करना था तो 7 से पहले कर सकते थे, आपका कैंसिल का लेटर 8 को पहुंचा, इट हैज नो मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट तो कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान ली जाएगी, अगेंस्ट एक्स 7th को मान ली जाएगी, तेरी रिवोकेशन बेकार हो गई, इट हैज नो मीनिंग। तू कब तक रिवोक कर सकता था, मैक्सिमम 7 तक। चलो पढ़ते हैं इसको। 8th को टेलीग्राम उस तक पहुंचा, कहता है ऑन सीइंग इट वाई सेंड अ टेलीग्राम टू एक्स, ये देखना 8 को पहुंचा, ऑन सीइंग इट वाई सेंड अ टेलीग्राम टू एक्स ऑन 8th कंफर्मिंग द एक्सेप्टेंस गिव थ्रू इज लेटर ऑफ 7th। इसने ना 8 को ये लेटर मिलते इसको एक और लेटर से बता दिया एक्स को कि भैया मैं तो 7th को एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर चुका था। ओके तो इसका इफेक्ट बताओ, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सेकेंड ऑप्शन इसमें कह रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड बिटवीन एक्स एंड वाई ऑन 7th, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि 7 को ही एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया था, तेरी रिवोकेशन का कोई मीनिंग नहीं, समझो 7 को ही सब कुछ खत्म, तेरे लिए तो खत्म, तू अभी अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 7, डैश कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, सब कुछ सही है पर टेक्निकल डिफेक्ट है तो अनएनफोर्सेबल, जैसे वो लिखना जरूरी था, जमीन जायदाद का कॉन्ट्रैक्ट लिखा नहीं स्टैम्प पेपर पे, टाइम बाद 3 साल पुराने कर्ज को देने का ओरल वादा अनएनफोर्सेबल, रिटर्न में चाहिए, तो टेक्निकल कमी वाला ये है। 8th, एक्स ने ऑफर किया वाई को, वाई ने एक्सेप्ट किया, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस केम टू द नॉलेज ऑफ एक्स, वाई ने रिवोकेशन कर दी टेलीग्राम से अपनी एक्सेप्टेंस की, तो रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, जब टेलीग्राम पहुंच जाएगा ऑफर तक, और ये कब पहुंचना चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले। तो आपने एक्सेप्टेंस लेटर डाला, जब जैसे 7 को डाला, 7 को पहुंचेगा, 7 वाला पहुंचेगा मान लो 10, तो कैंसिलेशन का टेलीग्राम रिवोकेशन लेटर कब कम्युनिकेट होना चाहिए एक्स को, 10 से पहले, मींस एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले। तो समझो आपकी रिवोकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन टेलीग्राम इज रिसीव बाय एक्स, पर आगे लिखा जाना चाहिए कि बिफोर द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उससे पहले। नेक्स्ट 9, कहता दोनों पार्टी आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को कर रही हैं बिना जाने दूसरे का ऑफर, तो क्या है ये है क्रॉस ऑफर, एक दूसरे का ऑफर जानना ही नहीं। नेक्स्ट 10th, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the party but not at the option of other, ये वर्डिंग क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नोट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, तो दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने पढ़ा था वॉइडेबल सेक्शन 2I में, सेक्शन 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। कब होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एब्सेंस ऑफ
एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट में आपने दिल से हानि की, डरा धमका के किसी ने आपको झूठ बोल के मॉरल प्रेशर बना के बनाया है, तो दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यू आर कौन सी पार्टी? आप एग्रीव्ड पार्टी। ऑप्शन इज अवेलेबल विद अग्रीव्ड पार्टी वेदर टू असेंट इट, एक्सेप्ट करो तो वैलिड और रिसाइंड इट कैंसिल। तो आपके पास ऑप्शन है अग्रीव्ड पार्टी के पास। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिंग है? वॉइडेबल की। नेक्स्ट 11, ए इनवाइट बी फॉर सन्स मैरिज, बी एक्सेप्ट करता है कि मैं आऊंगा, तो ये कहता है एक अग्रीमेंट है, खाली कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि ये लीगल रिलेशन बनाने वाला नहीं, जस्ट अ सोशल अग्रीमेंट है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस के अंदर अपन ने ये पढ़ा था। नेक्स्ट, हस्बैंड ने वाइफ को सिलोन से इंग्लैंड जा रहा था, तो सिलोन में वाइफ थी, उसको कह रहा था 30 पाउंड हर महीने दूंगा, तो कोर्ट ने कहा नहीं दे रहा तो आप ले नहीं सकते, इट्स अ सोशल अग्रीमेंट हैविंग नो लीगल रिलेशन। ओके, तो 12, एक्स ने अपना घर बेचने का वाई को ऑफर किया 10 लाख का। स्टेट इन हिज लेटर दैट ऑफर वुड बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेड इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड विद इन सर्टेन टाइम। कहता है here the letter of x would amount to offer या proposal, not amount to proposal, not amount to proposal। धक्का है ये कि लेटर लिख रहा है घर खरीदोगे 10 में, नो रिप्लाई विल बी कंसीडर एज एक्सेप्टेड, इट विल नॉट अमाउंट टू प्रपोजल। ये ऑफर सही ऑफर नहीं, ऐसी वर्डिंग ऑफर में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 13, एल सेज टू जे, एल जे को कहता है I shall sell my house, will you buy? J says yes, I shall buy. Agreement is void. क्यों void? Due to uncertainty of the consideration. Section 2 clause D क्या बताता था? Legal consideration यानी consideration होना चाहिए। Quid pro quo, something in return, बदले में कोई चीज ना आए, खाली ये promise है, promise। 2 clause B 2D कहता है कंसीडरेशन होना चाहिए तो अग्रीमेंट माना जाएगा, वरना अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये कंसीडरेशन के बिना कोई अग्रीमेंट नहीं है, खाली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा ये अग्रीमेंट। ओके 14, इन केस ऑफ इलीगल अग्रीमेंट, जो इलीगल कामों के अग्रीमेंट है उनसे जुड़े कोलेटरल अग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड, बेकार। बताया था ना, मर्डर करने का मेन कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए चाकू बनवाना वो भी क्या है? बेकार है, यूजलेस है, वॉइड होगा, वो इस तरह का इलीगल है वो भी। अफीम बेची जा रही है दिल्ली से बॉम्बे, तो जिस ट्रक में भेजी जा रही है ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? इलीगल यानी वॉइड, मेन कॉन्ट्रैक्ट बेकार है। तो नेक्स्ट 15, एस अग्री टू सेल हिज डीवीडी प्लेयर टू आर प्रोमिसिंग टू डिलीवर इट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। एस अग्री कर रहा है कि मैं डीवीडी प्लेयर दे दूंगा आर को, प्रोमिसिंग टू डिलीवर इट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। आर प्रॉमिस कहता है ठीक है मैं अमाउंट 1 मंथ में दे दूंगा। अब देखो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं, ये टॉपिक आगे आएगा। एक सेक्शन छोड़ दिया था हमने यहाँ पे 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G, ये सारा 2H 2I 2J आपने अभी भी लिखा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा था? 2I 2J क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का था। 2H कॉन्ट्रैक्ट का है। तो ये सारे अपन ने पढ़े। 2A ऑफर का है, तो अपन ने रेसिप्रोकल का 2F छोड़ दिया था, रेसिप्रोकल प्रॉमिस 2 क्लॉज F। ये क्या है? एक तरह से ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, बोथ साइड एग्जीक्यूटरी, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप बोथ साइड एग्जीक्यूटरी कह सकते हो। बोथ साइड एग्जीक्यूटरी पढ़ा था ना, एग्जीक्यूटरी, बायलैटरल, यूनिलैटरल। मैं एक ने वादा किया कि मैं तुझे डीवीडी दे दूंगा जब तू क्या दे देगा? पैसे दे देगा। वो कहता है ठीक है पैसे तू मैं महीने बाद दूंगा, तो ठीक है वो कह रहा है मैं डीवीडी भी महीने बाद दूंगा। दोनों तरफ वादे हैं, इधर वादा कि तुझे डीवीडी दूंगा, वो कहता है ठीक है मैं पैसे दूंगा, तो जब पैसे देगा तब डीवीडी देगा। तो अभी वादे हैं दोनों तरफ। रेसिप्रोकल मींस म्यूचुअल, दोनों तरफ वादे हैं, म्यूचुअल प्रॉमिसेस हैं। ये
एक दूसरे को वादे कोई नहीं पूरा हुआ, तो दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये आप पढ़ेंगे तो ये बायलैटरल है, दोनों तरफ वादे हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में, आगे जाके पढ़ेंगे। डेफिनेशन में 2F अपन ने छोड़ दिया था, 2A ऑफर का, 2B एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस का, 2C ऑफरर एंड ऑफरी का मीनिंग बताता था, 2D कंसीडरेशन, 2E अग्रीमेंट, 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिस, 2G वॉइड अग्रीमेंट का था, वॉइड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ही वॉइड है, और 2H कॉन्ट्रैक्ट बताता था, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। एंड क्या था कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो था 2H। सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी होंगी तो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, 2J पढ़ चुके हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो ये क्या है? डीवीडी दूंगा, पैसे दूंगा, तो ये दोनों तरफ वादे हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट 16, गुड्स एक दुकान पे विंडो में डिस्प्ले में पड़ी हैं, चीजें बिकाऊ हैं, रेट टैग लगा है, तब भी आप जिद नहीं कर सकते मैं लूंगा। इजी डे का एग्जांपल दिया था, बेचना ना बेचना दुकान वाले की मर्जी। इट्स ऑफर टू इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट अ ऑफर, इट इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। ऑक्शन का नोटिस, टेंडर का नोटिस, प्रोस्पेक्टस ऑफ द शेयर्स, ये सब क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। टेडी बेयर का एग्जांपल लिया था, प्राइस टैग लगा, सामान पड़ा है, तो इट मींस आप जाओ और पूछो मैं मुझे दोगे क्या? इट मींस यू हैव टू ऑफर देम, मुझे बेचोगे क्या? यानी आप जिद से ले नहीं सकते प्राइस टैग लगा होने के बाद भी। इजी डे पे प्राइस टैग लगा है सब चीजों पे, तब भी ये मर्जी उनकी आपको दें कि ना दें। आप काउंटर पे जाओ पिक करके, इट मींस यू आर ऑफरिंग टू अथॉरिटीज ऑफ द इजी डे। अब वो आपको देंगे तो बिल कर देंगे, अगर वो ना करना चाहे ना कर सकते हैं, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये विंडो में सामान पड़ा है शॉप पे, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, लेटर तो लिखा था कब? मान लो 7th को, इसको जब मिलेगा, मान लो 10th को मिलेगा, तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, ऑफरर की नॉलेज में आएगी। मान लो 10 को लेटर मिला और उसने इमीडिएटली पढ़ लिया, तो समझो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। नेक्स्ट 18, ऑल इनोसेंट प्रोमिसेस कोलेटरल टू मेन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है मर्डर करने का। अब चाकू बनाना है मर्डर के लिए, सामने वाला लोहार जो चाकू बनाता है वो कहता है बाबूजी मुझे पता ही नहीं था कि भाई मर्डर, ये तुझे आइडिया होना चाहिए कि चाकू किस तरह का बन रहा है, बड़ा बन रहा है, हैवी बन रहा है, बोथ साइड शार्पन है, मतलब शार्प एज्ड है दोनों तरफ, तो ये चाकू तो भैया पेट में लगाने के ही काम आएगा किसी के जोर से। इतना हैवी और बन रहा है, इतना लंबा 7-8 इंच, तो यानी आइडिया होना चाहिए। कल को ट्रक में अफीम जा रही है, ट्रक वाला के बाबूजी मुझे पता ही नहीं था कि बैग में क्या है, चेक करना चाहिए। आपकी दुकान पे एक अननोन आदमी आके कहे कि सर बैग छोड़ दूं, बाजार जा रहा हूं, आके ले लूंगा, आप रखवा लोगे बैग? नहीं, पता लगा बैग रखवा लिया कि बेचारा गर्मी में रख रहा है, रख दे दो, आ जाएगा ले लेगा, उसमें थी अफीम, पुलिस रेड पड़ गई, आप पकड़े जाओगे, बहाना नहीं सुनेगा कोई कि किसी और का बैग है। तो इसीलिए मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल, तो उससे जुड़ा हुआ कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? इलीगल है, वॉइड है, तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए। ओके 19, एस ने ऑफर किया रिवॉर्ड दूंगा कोई भी जो मेरा लॉस्ट डॉग ढूंढ लाएगा। ठीक है, वो कह रहा है एस ऑफर अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु रिटर्न हिज लॉस्ट डॉग। एफ ने उसका डॉग ढूंढ दिया पर उसने ऑफर नहीं सुना था, यानी एस ने कोई रिवॉर्ड ऑफर किया था तो सामने वाले बंदे एफ ने वो डॉग ढूंढ दिया पर उसे ऑफर का नहीं पता था, तो क्या इस केस में एफ एंटाइटल है रिवॉर्ड लेने के लिए? नहीं। यही तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस था। गौरीदत्त ने अपने नौकर लालमन शुक्ला को कहा मेरा नेफ्यू गुम गया, ढूंढ के ला, वो चला गया। पीछे से गौरी दत्त के घर वाले परेशान थे, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे ऐड चला दी इनाम की, जो ढूंढेगा इनाम, और लालमन शुक्ला को वो खबर नहीं सुनी, वो तो नौकर होने की वजह से ढूंढ रहा है, बच्चे को नौकर ढूंढ रहा है। बाद में उसे पता लगा कि इनाम मालिक ने डिक्लेयर किया था, इनाम मांग रहा है। मालिक कह रहा है जब तुझे ऑफर ही नहीं पता लगा तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट? इट मीन्स तू तो नौकर होने की वजह से ढूंढ के लाया है, बस ऑफर सुन के नहीं। यू कांट क्लेम रिवॉर्ड मनी। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने माना यस
विदाउट ऑफर हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट, जब ऑफर ही नहीं आया आपके पास आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। पब्लिक ऑफर भी सुनना तो चाहिए, नौकर ने सुना ही नहीं था तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट, तो इसलिए यू कांट क्लेम रिवॉर्ड मनी। तो वही एग्जांपल है बिल्कुल यहाँ कुत्ता ढूंढने वाला, एफ ने ढूंढा बिना इनाम की बात सुने, ही कांट क्लेम रिवॉर्ड। नेक्स्ट, वही लेटर पोस्ट करने वाला है, ए ने लेटर लिखा 10 जनवरी को 2008 को, ऑफर टू सेल हिज हाउस 40 लाख। ए ने 10 जनवरी को ऑफर लेटर लिखा कि मैं घर बेचूंगा 40 लाख का। चलो यहां पे सिचुएशन लिखता हूं मैं ए और बी की, क्या सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, ए ने ऑफर लिखा कि मैं अपना घर बेचूंगा, कब, लेटर के ऊपर डेट है 10 जनवरी, ओके 10 जनवरी को उसने ऑफर लिखा कि मैं अपना घर बेचूंगा, कितने में, हाउस फॉर ₹40 लाख। ए ने लेटर लिखा, ओके, किसको, बी को, ओके। कहता लेटर रीच टू बी ऑन 17 जनवरी 2018, ये 17 जनवरी को ऑफर लेटर पहुंच गया बी तक, 17 जनवरी को, तो यानी ऑफर कम्युनिकेट हो गया। आगे पढ़ो, कहता हूं पोस्ट इज एक्सेप्टेंस ऑन 18 जनवरी, इसने अपनी एक्सेप्टेंस लेटर 18 जनवरी को डाल दी कि यस आई विल बाय योर हाउस, 18 को लेटर पोस्ट कर दिया। जो इसके पास कब पहुंचा, एक्सेप्टेंस रीच टू ऑफरर ए ऑन 30 जनवरी, एक्सेप्टेंस लेटर 30 जनवरी को पहुंच गया, ओके। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हो गया, समझो 17 जनवरी को, ओके, जब लेटर इसकी नॉलेज में आया बी के, ओके। 21st क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इन अबव क्वेश्चन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, ऑन 18 जनवरी, अगेंस्ट बी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए के लिए तो 18 को ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट समझो, क्योंकि उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकता, वो तो इसने क्वेश्चन में दे दिया। अगेंस्ट बी के लिए क्या, अगेंस्ट बी ऑन 30 जनवरी, यानी इसके लिए तो 18 को लेटर डाला, पर लेटर पहुंचने से पहले कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले ये अब इसको एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। इसके अगेंस्ट तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, 30 जनवरी बी के। ए के अगेंस्ट तो कब पूरी हो जाती, 18 को। तो ये क्वेश्चन था, हो गया, ओके। नेक्स्ट, ऑफर 21, ऑफर अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये कौन सा है, स्टैंडिंग, कॉन्टिन्यूइंग, ओपन, सभी एक ही चीज के नाम है, ओपन, स्टैंडिंग और कॉन्टिन्यूइंग। बताया था ना, लीगल टेंडर इस तारीख तक खुला है, कोई भी अप्लाई करना चाहे कर दे, वो सब ओपन ऑफर, ओके। 23rd, ऑफर टू पब्लिक इन जनरल पब्लिक को किया जाता है, डेट इज जनरल ऑफर। तो ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ताकि कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। हमारा जो फाउंडेशन का पेपर आता है उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है इसका लो का, बाकी 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहते हैं। 3R का पेपर होता है कंप्लीट, तो उसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 24 डाउनलोड कर लें और देखें 24 में। फर्स्ट क्वेश्चन, रामास्वामी ने अपना घर बेचने का ऑफर रामानाथन को किया और सेंट इज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, एक्सेप्टेंस अपनी उसने लेटर से रामानाथन ने डाल दी कि हाँ मैं खरीद लूंगा घर। नेक्स्ट डे रामानाथन जो एक्सेप्टर है टेलीग्राम भेज के अपनी एक्सेप्टेंस कैंसिल करता है। जैसे रामास्वामी ने रामानाथन को लेटर लिखा घर खरीदोगे, इसने एक्सेप्टेंस डाल दी यस खरीदूंगा। अब इसे किसी ने वहम डाल दिया घर नहीं लेना, तो ये टेलीग्राम से एक्सेप्टेंस को क्या करता है, विड्रॉ करता है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एक्सेप्टेंस इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग, telegram of revocation of acceptance was received by Ramaswamy before the letter of acceptance। सुनो, मान लो यही क्वेश्चन हो, बी ने लेटर डाला 18 को, ये 30 को पहुंचेगा एक्सेप्टेंस, अगर वो 24 को टेलीग्राम पहुंचे कैंसिल वाला रिवोकेशन का, तो रिवोकेशन कंप्लीट यानी एक्सेप्टेंस कैंसिल। मान लो टेलीग्राम 30 के बाद पहुंचे, मान लो फरवरी में,
तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड हो चुका है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहले होगी, रिवोकेशन की कम्युनिकेशन बाद में, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, कंक्लूड, रिवोकेशन हैज नो मीनिंग, उसका ये हो जाएगा आंसर। चलो, तो ये पढ़ा था सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और सेक्शन 5 में रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, इसी का सेकंड, टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रीच टुगेदर, यानी वो दोनों लेटर इसके पास कब पहुंचे, एक साथ। अब ये क्वेश्चन ये है कि कैंसिल का लेटर भी मान लो 30 को पहुंचाओ और एक्सेप्टेंस का भी, तो पहले कौन सा पढ़ा, सबूत देने पड़ेंगे। मान लो इसने पहले एक्सेप्टेंस वाला पढ़ा कि हाँ घर खरीदूंगा, तो कंप्लीट, रामास्वामी ने एक्सेप्टेंस वाला पहले पढ़ा, रिवोकेशन वाला बाद में, तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड, आपकी रिवोकेशन बेकार है रामानाथन की। लेकिन अगर प्रूव हो गया कि रामास्वामी ने रामानाथन का रिवोकेशन वाला लेटर पहले खोल के पढ़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्सेप्टेंस वापस हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। तो ये तो प्रूव करने पे कोर्ट में क्या प्रूव आप कर सकते हैं कि पहले कौन सा पढ़ा है, कोई एविडेंस देने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट, सेकंड, शंभू दयाल ने सेल्फ सर्विस शॉप खोली, इजी डे की तरह रेट लगा दिए, पिक करते रहते हैं लोग, आजकल जमाना सेल्फ सर्विस काउंटर का है। कहता है श्रीमती प्रकाश शॉप में आती है, बास्केट लेती है और उसमें कुछ आर्टिकल भर लेती है, कैशियर के पास जाती है पैसा देने, कैशियर कुछ सामान देने से इनकार कर देता है, कैशियर कहता है नहीं बेचना, तो क्या वो ले सकती है लेडी? लेडी लड़ाई कर लेती है कि मैं लूंगी, यू कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर तो ऑफ सेलिंग द गुड्स, तो क्या ऑफर तो आप कर रही है मैम, श्रीमती प्रकाश कर रही हैं, वो लड़के कह रहे हैं काउंटर पे बैठे हुए कि आप ऑफर कर रही हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट योर ऑफर, हमें नहीं बेचना, तो वो ना कर रहे हैं, कर सकते हैं इनकार, कर सकते हैं। ये आपका ऑफर नहीं था, प्राइस टैग लगा हुआ सामान, इनविटेशन टू ऑफर था, वो बेचने से इनकार कर सकते हैं। टेडी बेयर वाला एग्जांपल दिया था। थर्ड में, मिस्टर सेठ नाम का इंडस्ट्रियलिस्ट है, लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन, कोर्ट के लिटिगेशन इज लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, मिस्टर रमन के साथ केस चल रहा है दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट का, मिस्टर सेठ का रमन नाम के इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई झगड़ा है, केस चल रहा है लंबा। अब वो क्या करता है, टू सपोर्ट इज लीगल कैंपेन, मिस्टर सेठ क्या करते हैं, मिस्टर जो सेठ हैं वो सर्विस लेते हैं लीगल एक्सपर्ट की, उनको कहते हैं मैं 5 लाख दूंगा, कहता है अगर तुम किसका केस ना लो, रमन का। मैं शॉर्ट में बताता हूं क्या है, शहर में एक बड़ा फेमस वकील है, लोग उसे हायर करना चाहते हैं। क्या हुआ कि केस चल रहा है, आपको डर है कि आपका ओपोनेंट जो है उस वकील को ना हायर कर ले, आप उस वकील को जाके कहते हैं कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मेरा तो वकील है ही है, केस लड़ रहा है, अगर मैं आपको इतने पैसे दूंगा अगर आप उस वकील उस बंदे का केस ना लड़ें, इंडस्ट्रियलिस्ट का। गलत है, एडवोकेट के कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, केस लड़ना उसका राइट है, धर्म है, वो ना लड़ने के यूं पैसे ले ले तो ये गलत है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। किसी वकील को लालच देना, ये लो ऑफर कर रहा हूं पैसे, उस बंदे का केस नहीं लड़ना आपने, ये गलत बात है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, रूल के अगेंस्ट है। वकील का काम है जो क्लाइंट आया उसका केस वो लड़े, तो इसलिए इस चीज के पैसे लेना गलत कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो वकील पैसे ले ले और फिर भी केस लड़े तो आप पैसे वापस नहीं मांग पाएंगे मिस्टर सेठ, क्योंकि वो एक्स नाम का वकील क्या है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप उससे कर रहे हो वो इलीगल है, पैसे वापस नहीं मांग पाओगे। फोर्थ, इसमें फादर ने बेटे को कहा सीए फाउंडेशन टेस्ट पास कर ले, मैं तुझे ये लेके दूंगा, बाइक, मोबाइल, ये, इसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि सोशल अग्रीमेंट है, लीगल रिलेशन बनाने वाला नहीं है। पर मैं आगे पढ़ूंगा सेक्शन 25 में कि कुछ चीजें ये इस तरह की वैलिड हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये रिटर्न पेपर पे वादा कर दें पापा, फादर को बच्चे ने कहा पापा अगर मैं ये फाउंडेशन पास कर लूंगा पक्का ये वाली बाइक ले दोगे, कहते पक्का, क्या हो फिर एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे लिख के दो। पापा को गुस्सा है, पापा इस पे विश्वास नहीं लिखवाएगा, बेटा कहता फिर रहने दो, फिर मैं नहीं पढ़ता, लिख के दो। पापा ने अगर स्टैम्प पेपर पे लिख दिया तो इट मीन्स इसमें सीरियसनेस है,
और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा अगर पापा कल को बेटे के पास होने पे बाइक ना लेके दें तो बेटा केस कर सकता है। जब तक कि स्टैम्प पेपर पे नहीं ओरल है तो ये सोशल एग्रीमेंट है, इट हैज नो मीनिंग, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसे लिख दिया जाए तो वैलिड। फिलहाल तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर का रेफरेंस देके इसे वर्ड कर दें, ये सोशल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं लिखा कि स्टैम्प पेपर पे लिखा है या कुछ इस तरह। इससे रिलेटेड सेक्शन 25 है, आगे आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर कहता है अरुण ने क्या है, एक वॉच देखी वरुण की शॉप पे, कह रहा है 1000 रेट लिखा हुआ है, वो वॉच उठाता है और कहता है ये लो पैसे, और वो सामने वाला वरुण इनकार कर देता है, तो वही केस। ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, रेट लिखा होना, मालिक बेचने से इनकार कर सकता है। आप कह रहे हैं ये लो 1000 रुपये मुझे दोगे, सामने वाला वरुण मालिक जो दुकानदार है ना कर रहा है तो वो ना कर सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी है बेचना ना बेचना। तो ये इनविटेशन टू ऑफर था। तो 7th 8th क्वेश्चन रिपीटेड है, बात हो चुकी है। 9th क्वेश्चन सेम सा है, ओके सेम, और शॉप पे माल पड़ा है, बिल्कुल सेम है। 12th में प्योर थ्योरी क्वेश्चन, पहले तो 11 केस बेस्ड क्वेश्चन थे, थ्योरी शुरू हो गया है। हाउ वुड यू, 12th क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिटरमाइन वेदर एन अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट पूरे होंगे, फीचर पूरे होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज 2H के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देयर मस्ट बी अ कंपिटेंट पार्टी, माइनर ना हो, पागल ना हो, और डिक्लेयर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लीगल कंसीडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट पॉसिबिलिटी का हो, मीनिंग क्लियर हो, ये सब पढ़ा था ना, फ्री कंसेंट और वो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं। 13 में डिस्टिंग्विश वॉइड एंड इलीगल अग्रीमेंट। वॉइड मीन्स, वॉइड तो माइनर से कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है, वॉइड अग्रीमेंट है, और इम्पॉसिबल तारे तोड़ के लाने का भी वॉइड है, जिसका मीनिंग नहीं क्लियर वो भी वॉइड है, जो वॉइड डिक्लेयर है बाय लॉ वो वॉइड। इलीगल तो प्रोहिबिटेड पनिशेबल एक्ट है, पीछे डिफरेंस भी पड़ा था। ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट कांट बी ट्रीटेड एज इलीगल। बच्चे से वॉइड है अग्रीमेंट, पागल से वॉइड है, पर इलीगल तो नहीं, तारे तोड़ के लाने का इलीगल तो नहीं, पर मर्डर वाला जो अग्रीमेंट है इलीगल अग्रीमेंट वो वॉइड है। तो हर इलीगल वॉइड है, पर हर वॉइड इलीगल हो जरूरी नहीं। वॉइड में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, इलीगल में तो पनिशमेंट भी हो सकती है, वॉइड में पनिशमेंट हो जरूरी नहीं। ओके, इलीगल वाला तो वॉइड एब इनिशियो होता है, देखते ही बेकार, फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड एब इनिशियो। 14 व्हाट इज इलीगल अग्रीमेंट, हो चुकी है बात, मर्डर का या कोर्ट में कहना, विटनेस गलत विटनेस देना या पेपर में चीटिंग करवाना, ये सब इलीगल अग्रीमेंट है, इट हैज नो मीनिंग, वॉइड है, बेकार है। ओके, कहता ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट आर नॉट इलीगल, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या था, एक्सप्रेस बोल के लिख के किया जाए, इम्प्लाइड या टोसिट क्या था, जो अंडरस्टूड था, बस वे जाने वाला, रेस्टोरेंट में बैठने वाला, वेइंग मशीन वाला, एटीएम से पैसे विड्रॉ वाला, ये टोसिट या इम्प्लाइड थे। और कोजी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे गिरी हुई चीज मिली संभाली, कोल्ड स्टोर में रखवा दी, खाने पीने का सामान है, मालिक मिलने पे कोल्ड स्टोर के चार्जेस ले सकते हो। बच्चा मिल गया अनाथ कहीं पे बेचारा बैठा था और आप उसे पालते हो, मालिक मिल जाने पे या बच्चे के नाम प्रॉपर्टी होने पे तो उसकी बेसिक नीड के पैसे जो खर्चे आपने वो रिकवर कर सकते हो। पिज्जा गलत डिलीवर हो गया, आपने खा लिया तो पैसे देने पड़ेंगे, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जांपल लिए थे अपने। ओके, ई कॉन्ट्रैक्ट जो नेट पे ईमेल के थ्रू हो, और ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पढ़ा था, वॉइड, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल, वैलिड, ये सारे इलीगल पढ़े थे अपने। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन वो पढ़ा था ना, बायलैटरल, यूनिलैटरल, दोनों तरफ वादा पूरा हो गया या दोनों तरफ बाकी है तो दैट इज बायलैटरल, एक तरफ वादा पूरा हो गया, एक तरफ एग्जीक्यूटेड है, एक तरफ एग्जीक्यूटरी, तो दैट इज यूनिलैटरल, पढ़ लिया था। 17 पेज पे वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल का सेक्शन था 2I और वॉइड का था 2J। तो वॉइडेबल तो इन द एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट होता है, धमकी, मॉरल प्रेशर, फ्रॉड और झूठ बोलना। वॉइड तो माइनर के साथ, इलीगल वाले भी वॉइड, सब्सिक्वेंट
सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वाले भी वॉइड हो सकते हैं, वो अपन ने पढ़ा था। कई वजहें वॉइड होने की, जबकि वॉइडेबल की तो सिर्फ वो फ्री कंसेंट ना होना, धमकी दे के मनाना, झूठ बोल के मनाना, फ्रॉड करके मनाना, या मॉरल प्रेशर टीचर ने स्टूडेंट पे, पेरेंट्स ने बच्चे पे किया, धार्मिक गुरु ने चेले पे किया, वो पढ़ा था ना एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। सब पे एक एक चैप्टर है पूरा आगे। ओके, परफॉर्मेंस, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कभी परफॉर्म बेकार ही है, लेकिन वॉइडेबल वैलिड हो भी सकता है। ये ऑप्शन किसके पास है? ऑप्शन इज अवेलेबल विद अग्रीड पार्टी वेदर टू असेंट इट और रिसाइन इट। रिसाइन मीन्स रिसीजन, कैंसिल, रिजेक्ट, वॉइड हो जाएगा। असेंट मीन्स एक्सेप्ट करे तो वैलिड हो जाएगा। ऑप्शन इज अवेलेबल विद अग्रीड पार्टी, तो ये वॉइडेबल वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी। वॉइड तो बेकार है ही है, परफॉर्म होता ही नहीं, ये चीज है। तो वॉइड में कोई राइट नहीं होता, जबकि वॉइडेबल में अग्रीड पार्टी के पास राइट होता है डिसीजन लेने का। 18, ब्रीफली आंसर दो, व्हेन डज एन ऑफर कम्स टू एन एंड। अभी पढ़ा था ना ऑफर कब बेकार हो जाता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, या तो वो नोटिस रिवोकेशन का देखें, या टाइम पूरा हो गया रिप्लाई नहीं आया, या ऑफरर की डेथ होगी, या ऑफर से रिलेटेड कंडीशन थी विच हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय द एक्सेप्टर। एडवांस मनी वाला एग्जांपल दिया आपने, ठीक है। तो वो सारी बातों से ऑफर क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। इलीगल हो गया जैसे वाइन बैन वाला, तो भी ऑफर क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 19, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। तो इन्विटेशन टू ऑफर का तो बहुत पड़ा ना, ऑक्शन वाला। आप गए, ऑक्शन कैंसिल होगी तो कुछ क्लेम ले सकते हो? नहीं, क्योंकि आपने एक्सेप्ट क्या किया, आप तो वहां आके ऑफर करने वाले थे, बोली लगाते 10 लाख में दोगे क्या, 10 लाख 1 2 3 ऐसे। तो आप इन्विटेशन टू ऑफर है ना कि ऑफर। टेडी बेयर टंगा है प्राइस टैग के साथ, इजी डे में माल पड़ा है, सब क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। गली में होकर दरवाजे लगा रहे हैं सब्जी के लिए, तो वो भी क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। आप जाके को सब्जी दोगे इस रेट में, दैट इज ऑफर। वो एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर तो पता ही है किस सेक्शन 2A में, किस डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू टेक एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर वन, दूसरे से एक्सेप्टेंस लेने के इरादे से ऑफर किया जाए। सेक्शन 2A ऐसी विलिंगनेस की बात करता था। तो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर। हार्वी कंपनी वर्सेस फेसाई का केस पड़ा था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, विल यू सेल योर बॉल पेन, बम्पर बॉल पेन बेचोगे। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट विल बी द लोएस्ट प्राइस, सामने वाले ने लोएस्ट प्राइस बता दिया लेकिन बेचने ना बेचने का कुछ नहीं बताया। तो ऑफर जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो कहता जी उसका मतलब ही क्या है लोएस्ट प्राइस का, तुम ऑफर कर रहे हो इतने से कम नहीं दूंगा, मतलब इतने में देना चाहते हो। कोर्ट ने माना नहीं, उसने बेचने की बात नहीं की, उसने तो बताया कम से कम इतना तो रेट होना चाहिए। तो ये क्या है? ऑफर नहीं है ना एक्सेप्टेंस है, तो ये क्या है? इसके दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो टेंडर आना, शेयर का प्रोस्पेक्टस, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट, लाइटेड मैच का बताया था कि भाई ट्रेन ऑफ गन पाउडर, ऑफर क्या है? बारूद से भरी हुई ट्रेन और जलती हुई चिंगारी। लाइटेड मैच क्या है? आपकी एक्सेप्टेंस। बारूद से भरी हुई ट्रेन की मुलाकात, अगर उस लाइटेड मैच जलती हुई तिली चिंगारी से ना हो तब तक आप उस बारूद की ट्रेन को बचा सकते हो, उसका रास्ता घुमा सकते हो। यानी ऑफर कब तक वापस लिया जा सकता है? ऑफर लिया जा सकता है जब तक एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में ना डाल दे, टिल द बियॉन्ड द रीच ऑफ एक्सेप्टर, लेटर बॉक्स में ना डल जाए। जैसे ही एक्सेप्टेंस हुई, वो यानी कि वो लाइटेड मैच की मीटिंग हुई किसके साथ? ट्रेन ऑफ गन पाउडर के साथ, ऑफर के साथ, समझो डन, एवरीथिंग ओके, अब कुछ नहीं हो सकता, यानी ब्लास्ट। यानी तब तक जब तक आपस में ऑफर की एक्सेप्टेंस से मीटिंग ना हो तब तक ऑप्शन खुले हैं, ऑफर को आप वापस ले सकते हैं, उसके बाद नहीं। जैसी एक्सेप्टेंस हुई डन, यू कांट रिवोक योर ऑफर। तो ये सर विलियम्स ने दी थी, ये एल्सन ने, ये जो ऑफर है वो ट्रेन ऑफ गन पाउडर है और एक्सेप्टेंस लाइटेड मैच है। तो जब तक दोनों की मीटिंग ना हो ऑफर कैन बी रिवोक्ड, आफ्टर मीटिंग कुछ नहीं हो सकता, ब्लास्ट ही होगा, यानी डन। ये पढ़ लिए थे। कौन से रूल्स हैं 22 में? व्हेन रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल में बी मेड, पढ़ चुके हैं सेक्शन 5 रेवोकेशन का। नेक्स्ट पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 4 पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर कंक्लूड होता है, 33 पेजेस का है ये पूरा चैप्टर। लास्ट 3 क्लासेस आप इसकी अटेंड कर लें, देन आफ्टर ये पूरा कंसेप्ट
आपके माइंड में आ जाएगा। आपके लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, इसकी टर्मिनोलॉजी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इस वीडियोस को, जो लास्ट वीडियोस हैं, अच्छे से देखें, बार बार देखें, 2-2, 3-3 बार वीडियो देखें। नोट्स डाउनलोड करने के बाद साथ साथ नोट्स पढ़ें, तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से माइंड में आ जाएगा। इससे आगे के चैप्टर आपको काफ़ी ईजी लगेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर को ब्रीफ में हमने यहीं पढ़ लिया है। कंसीडरेशन पे नेक्स्ट चैप्टर है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी पे नेक्स्ट आगे चैप्टर आएगा, फ्री कंसेंट पे चैप्टर है, वर्ड अग्रीमेंट पे चैप्टर है। तो हर चीज़ पे एक पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से करो, ये चैप्टर कंक्लूड हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like and share the video with your friends. Thank you very much.